What is PCOD? What is PCOS? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है मेरा पीरियड रेगुलर है तो मुझे PCOS नहीं है. Some girls are like कि उनके इतने unbearable periods होते हैं. Why does this happen? ये आपकी बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे. Girls और women who are very much obese या बहुत overweight है उनके PCOD, PCOS के chances बहुत ज़्यादा हैं. 5 ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है are the most harmful for women. One of the biggest thing, lot of people will kill me for it is Really? yeah. क्या contraceptives लेने की वजह से infertility issues आगे आते हैं? I have seen women die because of pills. I have seen women have pills and then at 7 months realize that they are still pregnant. जब आप बच्चों को डिलीवर करके लाकर फैमिलीज को देते हैं, कैसे होते हैं वो मोमेंट्स उस वक्त when you actually do it? She said 8 साल के बाद मेरी सास ने मेरे साथ बात की है just because I was not able to give a kid to this family. हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. सो गाइस, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हर विमेन और मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना. विमेन के लिए खास करके, पर इक्वली मेन के लिए भी. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में जो कि आजकल डे टू डे लाइफ में विमेन बहुत ज़्यादा फेस करने लगी हैं. विमेन फ्रॉम द एज ऑफ 19-20 अप टिल द एज ऑफ 40s दे गो थ्रू दीज इश्यूज, जिसके अंदर आते हैं PCOD, PCOS, painful periods, infertility issues, problems in their pregnancy, problem in conceiving a child. ये वो चीज़ें हैं जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जिनका रेशो बढ़ गया है और विमेन जिसकी वजह से विमेन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं. तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपके बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत ही बेसिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज के पॉडकास्ट में कवर करेंगे. वी हैव इंडियाज़ वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट with us, Dr. Yuvraj. Hello, Dr. Yuvraj, how are you? Hello, Naman. Thank you for having me. I'm good. Most welcome and thank you for giving your important time to us and our audience. तो डॉक्टर युवराज, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको जो ना कहीं हर एक वुमेन जो आज सुन रही है उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे DMs में, कमेंट्स में कि इनके ऊपर एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन इशू. आप तो डॉक्टर हैं, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा. तो डॉक्टर, सबसे पहले लेट्स बिगिन. हम इसको बहुत ही प्रॉम्प्ट, फास्ट एंड एक्टिव रखेंगे आज के पॉडकास्ट को, सो दैट वी कैन एड्रेस जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वुमेन के. सबसे ज़्यादा जो आजकल मैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी अर्ली एज लाइक 20, 21, 22 एक इशू सुन रहा हूँ वुमेन में, दैट इज़ PCOD एंड PCOS. बहुत ज़्यादा लड़कियाँ कहने लगी हैं कि ये इशूज़ उन्हें आ रहे हैं. सबसे पहले तो ब्रीफली, व्हाट इज़ PCOD, व्हाट इज़ PCOS? So first thing is PCOD and PCOS is the same. अच्छा, ये एक सिर्फ 2 different names of the same disease है. ठीक है. So polycystic ovarian syndrome या polycystic ovarian disease. ठीक है. Correct. PCOD is basically ये एक complex hormonal imbalance है. ठीक है. Most people ये मानते हैं कि ये ओवरी में सिस्ट बनने का डिजीज है. जी. Somehow unfortunately मेडिसिन की भी एक गलती है कि it is a misnomer. ठीक है. जैसे आप उसको नाम की वैल्यू पे नहीं ले, because it's not about having multiple cysts in the ovary, and in fact medical community उसका नाम चेंज करने की भी अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रही है, and it's going to change. बट अभी जो पुराना नाम है वो तो रहेगा. So polycystic ovarian syndrome basically, as I said, is a multifactorial hormonal imbalance in a body, जहाँ पे बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपको डायग्नोज करना है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं, तो ये 3 पॉइंट में से आपके 2 पॉइंट चेकलिस्ट में टिक हो जाने चाहिए. ठीक है. पहले है इरेगुलर पीरियड्स या एनोव्यूलेशन, यानी या तो आपका हर महीने अंडा फूट नहीं रहा है या रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, लंबे हो जाते हैं, जो 35 डेज से पहले आने लग रहे हैं या 21 डेज से पहले आने लगे, जो मंथली साइकिल की हम बात कर रहे हैं. दैट्स वन. जी. सेकेंड इज जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकली वी कॉल क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजन. क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म मतलब कि क्लिनिकली जैसे दिखता है कि आप पे हाइपर एंड्रोजनिज्म है. हाइपर एंड्रोजनिज्म basically means looking like a male hormonal response. जैसे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो बोलते हैं, जो मेल्स में ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, उसका बढ़ जाना. उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, आपको स्काल्प का हेयर लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ जहाँ पे विमेन में नहीं होने चाहिए वहाँ पे हेयर आ रहे हैं, जैसे आपको दाढ़ी बन रही है, मूंछ बन रही है, हाथ में बहुत ज़्यादा
hair More growth than हो रहा normal. है, more than normal hair growth हो रहा है, yeah. So that is known as clinical hyperandrogenism. या you will see PCOS women या mostly जो obese women है, मोटापा वाली women है, उनको यहाँ पे black folds होते हैं. ठीक है. So वो neck folds के अंदर blackening हो जाता है, इसको hyperpigmentation बोलते हैं. ये सारी चीज़ें एक indirect sign है. तो ये clinical हुआ, और biochemical मतलब blood test करवाया, इनके levels test करवाया, तो वो high आ गया. So that's the second one. And the third actually is what the name is, which is polycystic ovarian. यानी कि जब आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने जाओगे, तब आपको सोनोग्राफी में दिखेगा कि अरे हमारी ओवरीज बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा स्वोलन है, उसमें बहुत ज़्यादा छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं जो मोर देन 10-15 पर ओवरी है. तो ये 3 चीज़ों में से 2 चीज़ हो तो आप पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हो. Okay, then a girl can say कि I'm going through PCOD या PCOS. PCOS. So most common myth यहाँ पे ये होती है कि most of the time लोगों को लगता है मेरा पीरियड रेगुलर है तो मुझे PCOS नहीं है, या मेरा सिर्फ पीरियड इरेगुलर है और मुझे PCOS है. Now you see ये 3 पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट है irregular period. So you can have the second and the third point, but you can still have regular periods. You can still have PCOS. तो ये तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है. करेक्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फॉर्मेशन गर्ल्स, एंड ऐसी ही बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं. सो ये तो बात हुई व्हाट इज PCOD एंड PCOS. अब आजकल ना मैं ये बहुत ज़्यादा सुनने लगा हूँ डॉक्टर यूवी, तो यू आर अ डॉक्टर, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आजकल PCOD या PCOS से गो थ्रू कर रही हैं? इट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है. आई थिंक मेडिकली हम बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30-40% विमेन को PCOS डायग्नोज हो रहा है, बट ये डायग्नोज्ड बात कर रहे हैं. सो देन आई थिंक देर आर एटलीस्ट द सेम अमाउंट जिसको डायग्नोसिस हुआ ही नहीं है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे लोग ऐसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जाते हमारा ही नहीं हैं. मोर देन 50-60% ऑफ आवर पॉपुलेशन तो कभी मेडिकल हेल्प तक पहुंचा ही नहीं है. सो इट्स वेरी हाई, बट टेक्निकली 30-40% तो हम मान के चल रहे हैं, विच मेडिकली इज वेरी हाई. हम नॉर्मल लैंग्वेज, हाँ, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में वो 10 में से 4 फिर भी लगता है मेजॉरिटी थोड़ी है, बट मेडिसिन में 10% इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. तो हम ये कहेंगे कि अगर 10 लड़कियों में 10 लड़कियां तो 4 लड़कियों में ये है. करेक्ट. तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए जानना कि कई बार क्या होता है, दे स्ट्रेस अप अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस. ये पता लगता है कि मेरे को PCOD या PCOS है, तो लाइक गर्ल्स यू आर नॉट अलोन इन दिस. बहुत सी लड़कियों को ये चीज़ आजकल हो रही है. अब ये सवाल आता है डॉक्टर यूवी कि इतना ज़्यादा परसेंटेज एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज क्या हुआ है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दीज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स फेसिंग PCOD और PCOS? आई थिंक एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे ये इसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगी, वो सब है, वो हमको पता ही है. ठीक है. बट आई फील एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज इन पोल्यूशन, द एयर वी आर ब्रीदिंग, द वाटर वी आर ड्रिंकिंग, द फूड वी आर ईटिंग. ठीक है. I have seen the healthiest of fitness trainers and marathon runners suffer from the worst of PCOS. ठीक है, जो अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं. करेक्ट. मतलब जो मेरे पूरे सिटी का द बेस्ट ऑफ द सिटीएस्ट की ट्रेनर है, पिलाटेस करती है या मैराथन है, बट उसको भी PCOS है. सो आई थिंक बट इट इज स्टिल अबाउट द एनवायरमेंट. ठीक है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है. एनवायरमेंट में लाइक व्हाट यू आर टॉकिंग, इज इट द पोल्यूशन? सो टेक्निकली हम जाए ना तो इसको हम बोलते हैं हार्मोन डिसरप्टर्स. हार्मोन डिसरप्टर्स या एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, EDCs, ये बहुत चर्चा में है अभी. EDCs एंड हार्मोन डिसरप्टर्स आर एनीथिंग दैट यू यूज, whether you apply it on your face or your body, you eat, you drink, you breathe, but these things are going to go inside in a very micro dosage, और वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा. ये माइक्रो डोजेज जो बहुत इलोंगेटेड टाइम तक आपकी बॉडी में टाइम पे रहता है. और फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स. ओके, ठीक है, जब आप बहुत गरम तमतमाता हुआ खाना प्लास्टिक के डब्बे में भर के उसको बंद कर देते हो, सो एट द एंड ऑफ द डे द प्लास्टिक इज गोइंग टू मेल्ट. इट माइट मेल्ट एट अ वेरी माइक्रो लेवल, हमें दिखे भी ना, जो दिखे भी ना, बट वो मेल्ट होके आपके खाने में इंड्यूस हो रहा है. फिर वो खाना आपने 9 बजे घर पे मम्मी ने बनाया है, प्लास्टिक के डब्बे में गरम बंद करके आपको दिया है, वो खा रहे हो आप 2 बजे. ठीक है. सो दीज मेल्टेड प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है, ये आपकी बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे. इनफैक्ट माइक्रो प्लास्टिक्स अभी ब्रेन सेल्स, सीमेन का बॉडी की हर एक कोने वाली ऑर्गन में पाया गया है.
एंड आई गेस ये तो इतना कॉमन है क्योंकि बचपन से बच्चों को लंच बॉक्सेस जो होते हैं Correct. मोस्टली दोस लंच Correct. बॉक्सेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक Correct. और मम्मी सुबह 7 बजे गरम गरम सब्जी उस लंच बॉक्स में Correct. डालती हैं और लंच ब्रेक होता है 11 बजे Correct. तो 4 घंटे वो गरम सब्जी उस प्लास्टिक में रहती है सो इट्स कंटेमिनेटेड. इट्स कंटेमिनेटेड एंड ये देखो एक विजुअल साइकिल है. एक तो आपने प्लास्टिक के डब्बे में खाना खाया, वो प्लास्टिक आपने अपनी बॉडी में डाला, ठीक है, जब भी वो डब्बा आपने फेंका, वी ऑल नो दैट दैट प्लास्टिक इज नॉट सस्टेनेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो आपने एनवायरनमेंट में डाला, वो आपने मिट्टी में डाला, वही मिट्टी पे आपका फूड फिर कल वापस उगा रहे हैं हम, वहीं से पानी जा रहा है, वहीं पे रेन वाटर्स आ रहे हैं, वहीं से आपकी हवा शुद्ध हो रही है, वो ही प्लास्टिक वापस आपकी बॉडी में 20 साल के बाद आ ही रहा है लंच ब्लॉक्स का. गॉड दैट्स एक्चुअली अ वेरी विशियस साइकिल. करेक्ट. तो हमने बात करी environmental factors. So one was environmental factor. Sorry to coming back to that. Environmental factors है. Second of course is then your lifestyle. मतलब एक तो अभी इसका तो क्या ही करोगे आप, सांस लेना बंद नहीं कर पाओगे, पानी पीना बंद नहीं कर पाओगे. You can have the best of filters in the world, but उसकी भी एक लिमिट है. Second is then your lifestyle. एक तो हमारा environment हमको support नहीं कर रहा है, and then we are insulting our body by not sleeping well, not exercising, not eating the healthy food, right food in the right way. जैसे avoid plastics, मिट्टी के बर्तन लो, ग्लास यूटेंसिल्स यूज कीजिए, स्टेनलेस स्टील यूज कीजिए, ठीक है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट योर लाइफ स्टाइल सच एज योर ड्रिंकिंग, योर पार्टिंग, योर स्मोकिंग. इनफैक्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तो अभी लीस्ट हो गया है. पीपल हैव गॉन ऑन टू यूजिंग ड्रग्स, अब्यूजेस. सो ऑल दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम इन यू. एंड देन सो यू नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो पहले से था, बढ़ रहा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि योर बॉडीज आर गेटिंग बैड, सो देन माइक्रो लेवल पे आपकी बॉडी की जेनेटिक्स भी बिगड़ रही है. तो देन योर फ्यूचर जनरेशन, अभी पीसीओएस मदर जो बहुत बुरी तरह पीसीओएस से सफ़र हो रही है, उसको पीछे जाके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड देन उनके बच्चे में भी इट्स गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड. सो जेनेटिक्स इज अनदर रोल. अब डॉक्टर यूवी आपने जब लाइफस्टाइल की बात करी तो लाइफस्टाइल में और वेरी फर्स्ट वर्ड वाज राइट स्लीप. अब अगर हम स्लीप की बात करें तो व्हाट्स द हेल्दीएस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप अ वुमन शुड टेक सो दैट एटलीस्ट ये एक स्लीप जो है उनकी पीसीओडी या पीसीओएस को ना इफेक्ट करे. सो नंबर बताना है तो 6 to 8 hours इज मिनिमम, दैट वी ऑल नो, ठीक है. यू नो, बट रिसर्च और टेक्निकली बात करें ना तो यू शुड हैव अ हेल्दी स्लीप. यू नो व्हेन आई से हेल्दी स्लीप मतलब आप 4 घंटे सोए, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप. करेक्ट, साउंड स्लीप, जिसको हम रेम नॉन रेम स्लीप्स बोलते हैं. ये इट्स रिसर्च टिल एंड, मतलब ये सब जगह है अभी, लकीली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो यू शुड हैव अ गुड स्लीप. यू कैन स्लीप फॉर 12 hours, बट सम पीपल स्टिल वेक अप एग्जॉस्टेड. और वो पावर नैप्स भी लोग लेके नॉर्मल हो जाते हैं. लाइक सम पीपल स्लीप फॉर 4.5, 5 hours, बट दे आर हेल्दी. बट एवरेज मेंटेन करना है तो 6 to 8 hours साउंड स्लीप. साउंड स्लीप, गुड. अब हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल एंड देन यू टोल्ड जेनेटिक्स. अगेन दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. अब मेरे को ना यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है. डज स्ट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर? 100%. See, understand, at the end of the day, everything in your brain happens because of these things called as hormones or neurotransmitters. और ये सारी चीज़ों का एपिसेंटर है आपका ब्रेन, ठीक है. स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके ब्रेन को. क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स वो डिस्टर्ब करेगा. स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम कॉर्टिजोल बोलते हैं, राइट. सो योर कॉर्टिजोल इज why it is known as stress hormone is because cortisol indirectly affects everything. ठीक है. फिर वो आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन है वो इम्पैक्ट करेगा, तो आपको पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब आने लगेंगे. आपके टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन को इम्पैक्ट करेगा. और ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स है इसकी. आप स्ट्रेस में हो, अब मैन इज नॉट एबल टू हैव एन इरेक्शन, वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाता. क्यों? स्ट्रेस से क्या लेना देना है उसका, ठीक है. बिकॉज अगेन कॉर्टिजोल, हार्मोन प्रॉब्लम. मेरी एक सीनियर थी, वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैड अ सीनियर इन माई मेडिकल कॉलेज हु वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी, बट हमारा मेडिसिन का ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होता है. सो फॉर हर इट वॉज, और थोड़ा टॉक्सिक भी होता है. सो इट वॉज सो बैड फॉर हर दैट फॉर 1 year शी डिड नॉट गेट हर पीरियड्स. फॉर 1 full year, बिकॉज वो फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, इट इज वी हार्डली गेट 2 to 3 hours of sleep in a day, समटाइम्स नॉट फॉर डेज. खाना नहीं मिलता, नहाने धोने को नहीं मिलता. यू आर जस्ट डिलीवरिंग लाइक 20-30 डिलीवरीज अ मंथ, उसके साथ काम कर रहे हो, ये वॉट एवर XYZ. सो द स्ट्रेस लेवल्स वर सो हाई, हर पीरियड स्टॉप फॉर अ ईयर. द मोमेंट वो सीनियर बन गई, काम लोड कम हो गया, उसके पीरियड नॉर्मल हो गए. सो दैट
to that level stress impacts your body. एंड क्या हम ये कह सकते हैं कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, हु ओवर थिंक्स अलॉट, या बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो सराउंडेड रहती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑफ पीसीओडी पीसीओएस? होने के नहीं, बट मैनिफेस्ट होने के. ओके, ठीक है. कई सो बार पीसीओएस भी एक स्पेक्ट्रम है, राइट? कोई भी डिजीज का माइल्ड फॉर्म है, मॉडरेट फॉर्म है, सिवियर फॉर्म है. लकीली पीसीओएस इज लाइक डायबिटीज, थायराइड. आप उसको कंट्रोल में रखो तो यू आर फाइन. ठीक है. पहले तो आप उसको कभी क्योर नहीं कर पाओगे. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर बॉडी, सो यू कीप इट. उसको काबू में रखो. ठीक है. नाउ समवन हु इज डूइंग वेरी वेल, एज अ हेल्थ इंस्ट्रक्टर, इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सरसाइज, फूड, डाइट, शी इज डूइंग ग्रेट. So it's under control. She has PCOS, but it's under control. कोई symptom नहीं है. Tomorrow she gets married into a very very bad family. Yeah. और उसको सब stress, pressure सब आने लगा उस पर, तो उसका PCOS फिर manifest हो जाएगा. Okay. So stress से आपको PCOS शायद हो ना, but उसकी symptoms manifest aggravate भी होंगे और manifest भी हो जाएंगे. Okay. So डॉक्टर, यहाँ हमने बात की about PCOD, PCOS. What are they? क्या reasons हैं उनके होने के? Now I want to ask that एक और प्रॉब्लम जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, इवन इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑल्सो, दोज आर पेनफुल पीरियड्स. सम गर्ल्स आर लाइक कि उनके इतने अनबेरेबल पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड पेन इतना अनबेरेबल होता है, दे फील लाइक डाइंग उस टाइम पे, वो इतना ज़्यादा ख़राब होता है. वाई डज दिस हैपन? सो पेनफुल पीरियड का टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज डिस्मेनोरिया. ठीक है. उसको हम मेडिकली या टेक्निकली डिस्मेनोरिया बोलते हैं. डिस्मेनोरिया या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है. प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पहले से ही उसको है. ठीक है. एंड देन यू रियली यू आर नॉट फाइंडिंग अ कॉज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है जिसमें एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो सिक्रीट होता है ड्यूरिंग पीरियड्स. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन वही केमिकल है जो जब आपको हाथ में कोई ज़ोर से मारता है तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन करता है. और वो सेम हार्मोन अनफॉर्चुनेटली पीरियड में रिलीज हो रहा है. तो वो सारे सिम्टम्स पीरियड में आने हैं, जैसे पेन है, लिटिल बिट ऑफ पेन, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, व्हाटएवर. ठीक है. तो एक तो डिस्मेनोरिया, दूसरा पेनफुल पीरियड का मतलब क्या है, यू नो. सो द थिंग इज कि व्हाट पेन इज नॉर्मल for you. What pain is normal? Correct. Exactly. For you it could be like कोई आपको 4 थप्पड़ मार दे and आप हिलोगे भी नहीं, और मुझे कोई एक मार दे मैं रोने लग जाऊंगा. ठीक है. So the question is that, so now what we define dysmenorrhea is any form of pain during periods that hampers your day-to-day activity. Achha. You might have a pain of 5 out of 10, but you can run a marathon and you can have the best of the business meeting in the world. It's okay, you don't need treatment. ठीक है. But if you have a pain of 5 same, but at the same level you are not able to function, आप बेड से खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, then it's something to be worried about. Okay. So your mother might have had bad periods and she has lived her whole life, doesn't mean you need to live. If that is causing you a problem, it's time you take treatment and get medical yourself evaluated. So एक है प्राइमरी, सेकेंडरी है जिसकी रीजंस है और वो बहुत क्लियर है. मोस्ट कॉमन हमको पता है endometriosis. We keep on hearing about endometriosis. Endometriosis is one of the most common causes of painful पीरियड. फिर है एडिनोमायोसिस, विच मीन्स दैट द यूट्रस में बहुत ज़्यादा सूजन है. फिर है फाइब्रॉइड, मतलब यूट्रस में गठान है जी. या फिर आपके पेल्विस एरिया में PID जिसे हम बोलते हैं, पेल्विस एरिया में आपको इन्फेक्शंस है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से आपको पेन्स हो रहे हैं. सो दीज आर अ फ्यू मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पेनफुल पीरियड्स. ओके. अब जब बात आ रही है डॉक्टर पीरियड्स एंड पेनफुल पीरियड्स की, अब ना यहाँ पे एक बहुत अगेन डिबेटेबल चीज़ है, और जिसे कह सकते हैं मिथ भी हमारी सोसाइटी में, कि कई बार कुछ पोर्शन ऑफ गर्ल्स चूज़ किया, अगर उनको बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, अगर मीडियोकर पेन भी है, सो दे प्रेफर टेकिंग दोज पेन किलर्स जिससे उनका वो पेन पीरियड्स का ख़त्म हो जाए या बैलेंस आउट हो जाए. बट अब यहाँ पे हमारे जो मदर्स हैं या अर्लियर जनरेशन है, दे टेल अस टू अवॉइड दिस कम्प्लीटली, कि नहीं लेनी कोई मेडिसिन जब पीरियड्स होते हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, आप नॉर्मली टॉलरेट करो उस पेन को, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है पीरियड्स में. यू बीइंग अ प्रोफेशनल, यू बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट इज योर एडवाइस? इज इट सेफ फॉर गर्ल्स टू टेक पेन किलर्स ड्यूरिंग पीरियड्स और नॉट? इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ. श्योर. 100%. सी, कोई भी चीज़ मेडिसिन सेफ एक लेवल तक वो सेफ ही होती है, और सेफेस्ट मेडिसिन एक लेवल के बाद वो अनसेफ होती है. ठीक है. You know, my teacher, one of my friends' teacher used to say that anything that has an effect will always have a side effect.
ठीक है ठीक है, आप ये वी डोंट लिव इन अ यूटोपियन वर्ल्ड जहाँ पे आपको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। आप भी नहीं हो, आपका पार्टनर भी नहीं है, ना कोई है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यही मदर या यही आंटी या यही भाई जिसको कल हेडेक या माइग्रेन हो रहा है, वो तो वही सेम पैरासिटामॉल ले रहा है। ठीक है, यही दादी या यही दादा जिसको कल घुटने का पेन हो रहा है एट 50, वही पेन किलर ले रहा है। तो व्हाई आर यू नॉट अलाउड टू टेक अ पेन किलर एंड फंक्शनल नॉर्मली? ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट टेक लाइक 10 पेन किलर्स इन अ डे, बट फॉर 3 days इफ यू आर टेकिंग अ सिंगल पेन किलर, इट्स नॉट गोना किल यू। इट इज सेफ मेडिकली, 100% सेफ। इनफैक्ट आप डॉक्टर के पास जाते हो पेन के लिए तो पहली चीज आपको क्या देते हैं? पेन किलर। एनीथिंग यू गो फॉर, इफ यू गो विथ फीवर, आज आप इन्फेक्शन या टाइफाइड आपको हुआ है और आपको बुखार आ रहा है, या वायरल इन्फेक्शन हुआ है आपको बुखार आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पहली चीज क्या देते हैं? वो फीवर सबसाइड करेंगे ना आपका जी। ट्रीटमेंट होने में तो 3 दिन लगने हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे टेम्पररीली आपके सिम्टम्स कम करने के लिए आपने कुछ पेन किलर खा ली, बट द प्रॉब्लम इज when you're eating painkillers every month for 5 years and you've not gone and gotten yourself checked, what is the cause of your pain? The problem is there. The problem is not that you've taken a painkiller. That is so stupid. मतलब आज आप या मैं, we are not women, yeah, we are two men talking about women health, absolutely. कल हम जिम में गए और पैर में बहुत जोर से दर्द होगा और कुछ डंबल आपके पैर पे गिर गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू गो टू द ऑफिस एंड यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, विल यू नॉट टेक अ पेन किलर एंड गो? सो व्हाई शुड दैट फीमेल गो टू द ऑफिस विद पेन? It's very simple, right? Now that you told कि ले सकते हैं। अब यूजुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया जाता है जब गर्ल्स को मना करते हैं कि पीरियड्स में मत मेडिसिन लो, कि वो मेडिसिन कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हैं, ऐसा कुछ होता है। इज इट ट्रू या मिथ है ये? देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आपको पेन हुआ ही क्यों है। हाँ, ठीक है, आप मस्ती में तो पेन किलर नहीं ले रहे कि चलो आज सुबह उठ के आई वांट टू हैव अ पेन किलर, या एक वो माइंड में हो गया कि पीरियड्स हुए हैं तो लेनी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, एक माइंड तो पैटर्न। करेक्ट, बट ऐसे नहीं होता। किसको गोलियां खानी है यार? मैं खुद डॉक्टर हूँ एंड आई से दीज मेडिसिन्स आर द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। सुबह उठ के आप मुझे 4 मेडिसिन रख दो, आई डोंट वांट टू ईट इट, राइट? इट इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि वो लड़की को उठ के बस उसको अभी दर्द की आदत, उसको पेन की आदत लग गई है या उसको गोली खाने की आदत लगी, बट आप उसको पेन की आदत दिलवा रहे हो। करेक्ट, सो इट्स नॉट लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, पेन किलर्स आर नॉट गोइंग टू कॉज हार्मोन डिस्ट्रप्शन फॉर श्योर। मे बी अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स या ये सब ले रहे हो वो डिबेटेबल बात है, बट पेन किलर से हार्मोन डिस्ट्रप्शन और 1 या 2 पेन किलर से तो नहीं ही होने वाला। ठीक है। सेकेंड, अंडरस्टैंड समथिंग कि जब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी साइड इफेक्ट ज्यादा होने वाली है। बट जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करने वाले। ओके, सो दैट्स अ बिग मिथ जो कि आई गेस आज बर्स्ट हुआ है, बिकॉज ये हमेशा बहुत डिबेटेबल रहता है यूजुअली डॉटर्स एंड मदर्स के बीच में कि वो पेन किलर्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये है ना थोड़ा, इट्स ऑल्सो आई थिंक इट्स मोर ट्रेडिशनल और सोशल इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है कि अरे हमने तो इतना पेन सहन किया, ये आजकल के बच्चों में कुछ टॉलरेंस ही नहीं है। ये दिस इज अ बिग थिंग, दैट्स अ बिगर थिंग, बट व्हाई? आपको किसी ने नहीं बोला था, लाइक मे बी यू डिडंट हैव द मीन्स which is sad, but we have the means, and there is no reason in this world today where you need to live in pain. Absolutely not, especially medically. और women के लिए तो खास नहीं, because we tend to kind of take them for granted. बट उसको क्यों? तो फिर आप उसको छुट्टी दिलाओ, उसको विल यू गिव? वो पेन किलर नहीं लेगी तो उसको पूरे दिन रूम में सोने दोगे आप? उसको फिर भी नाश्ता बनाना है, उसको फिर भी बच्चों को रेडी करना है, उसको फिर भी मम्मी पापा का काम करना है, उस दिन की ग्रोसरी लानी है, किचन संभालना है, वो तो करना ही है ना। डेफिनेटली, एंड वेरी ऑन पॉइंट आई वुड से। सो डॉक्टर यूवी, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स जो वुमेन फेस कर रही हैं आजकल, PCOD, PCOS, इरेगुलर पीरियड्स। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर पोर्शन अबाउट इनफर्टिलिटी, अगेन जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन का। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम PCOD, PCOS गोइंग अप टिल देयर, आपने कहा इसमें लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आई गेस उस लाइफस्टाइल का एक बहुत मेजर चंक होती है हमारी डाइट। तो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द डाइट ऑफ अ वुमन। इसको हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी क्लियर क्वेश्चन। 5 ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है आर दी मोस्ट हार्मफुल फॉर वुमेन, जो अगर वो कंज्यूम कर रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15-16,
या गोइंग इनटू द अर्ली 20s मिड 20s भी अगर वो कंज्यूम कर रही हैं, कोई 5 ऐसी चीज़ें जो बहुत डेफिनेटली उनको ये प्रॉब्लम्स लेकर देने वाली हैं? सो 5 ये whatever 5 चीज़ें एक्सेसिवली नहीं होनी चाहिए. Okay. ठीक है, बंद करने का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, बट एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज शुगर, रिफाइंड शुगर. ठीक है. शुगर, मेरे को लगा आप पहली चीज बोलने वाले होगे कुछ बहुत, बट दिस इज तो आई गेस हमारी डाइट का एक बड़ा ही Correct. major ingredient. So when I say excess sugar, yani too much of having your sweets and desserts every day, having your chocolates every day. So excessive form of refined sugar. ठीक है, तो ये there two catch here. Excessive, ठीक है, अभी आपने सब्जी में थोड़ा डाल दिया, या you made a शीरा and you had it, that's fine. But excessive उसको and मत करो. And sometimes a month में twice or thrice you enjoyed a good dessert. That's and good. refined, यानी pure white sugar आप भर के जो डाल रहे हो. Let's not do that. So sugar is really something that I have seen creates havoc, and I have seen stopping से इतना फायदा हो जाता है. So you tell your patients 100% कि शुगर पहले तो बंद करो. 100%. तो शुगर के लिए आप alternatives क्या देते हो लोगों को? So most people tend to then go for sugar free. हाँ. फिर और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि शुगर बंद कराए तो बस अब में भर के गुड़ डाल दो. हाँ, खांड या गुड़. कभी भी लाइफ में एक बार जाके देखना कि गुड़ कैसे बनता है और शुगर कैसे बनता है. अल्टीमेटली प्रोसेस सेम ही है. सो गुड़ एंड शुगर आर द सेम. सो आई यूजुअली डेफिनेटली टेल देम टू गो फॉर, इफ एट ऑल कि चाहिए ही चाहिए, तो समथिंग लाइक स्टीविया और इराइथ्रिटॉल, जो आई डोंट प्रमोट इन टेकिंग इट मोर. बट मान लो किसी को चाय की बहुत आदत है और मेरे तरह यू नीड स्वीट टी. आई कैन नॉट हैव दीज ब्लैक कॉफीज एंड शुगर फ्री. आई वुड रादर नॉट. ठीक है, देन आई डू एडवाइस कि एक पिल ऑफ स्टीविया डाल दो या ऐसा कुछ डाल दो. ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉन्ग फ्रूट है, कोकोनट शुगर है, ये सब है, बट वो भी एक्सेसिव में अच्छे नहीं है. तो शुगर पहला. So one is sugar. Second, lot of people will kill me for it, is milk. Really? Yeah. So especially women with hormonal disruption in their body. Unfortunately, we all know how milks are produced today. Cattle are given a lot of hormones, growth hormones, to increase their production of milk. And this milk, again, has a lot of hormone disruptors. तो हम लोग बहुत बार PCOS women या infertile women को जब मिल्क और शुगर बन कर आते हैं ना, within a month they come and they say my acnes are gone, my skin is shining, I have lost this many kgs of weight. Really? 100%. And I have seen this for years. ये 1-2 केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Okay. So definitely milk is something that I would definitely ask you to avoid. Okay. ठीक है. So one was sugar. One is milk. And ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, we can talk about rare चीजें, but ये common है. day to day diet में. Correct. The third is नमक. Okay. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नमक डालना, हमारी आदत होती है कि खाना लिया, सब्जी में भी ऊपर से नमक डाला, सैलड में भी ऊपर से नमक डाला, दाल में भी ऊपर से नमक डाला, उसके साथ छाछ ली, उसमें भी एक नमक डाला, जीरा डाला, ये सब. सो टू मच ऑफ सॉल्ट इज अ नो. तो 3 चीज़ें हुई. फोर्थ आई थिंक इज forms of unhealthy oil. Okay. ठीक है, जैसे ghee is something which we love, but too much of refined oil in any form of food is not good. Pure desi ghee is good. It's good in correct amounts. ठीक है, मतलब अभी फिर वापस वही हो गया, दाल में भी 2 चम्मच डाल दी, भात में भी 2 चम्मच डाल दी, रोटी में भी 2 चम्मच डाल दी. But at the end of the day, it's cholesterol. It's healthy cholesterol, but it's cholesterol. And the last one is maida. Okay. Refined flours. मैदा तो आई गेस गर्ल्स के अंदर अब सबसे ज्यादा डे टू डे डाइट में, मोमोज खाना है तो उसमें मैदा है, जंक फूड खाना है so you convert everything to whole wheat. Okay. ठीक है, which is fair. ठीक है, रागी है. I'll be very honest, I have stopped eating wheat for years now. Okay. I am so comfortable with my jawar roti. I am so comfortable with my ragi roti. You do roti. not consume maida? Because I was also obese at one point. मतलब मैं हंसता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि अगर मेरे पास ओवरी होती तो मैं 100% PCOS हूँ. मेल वर्जन ऑफ PCOS अभी ऐसा निकला नहीं है, वरना आई एम अ PCOS पेशेंट. मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मुझे वेट इश्यूज है. सो आई वॉज 120 kgs एट वन पॉइंट. द मोमेंट मेरी शुगर बढ़ जाती है मुझे एक्ने हो जाता है, क्योंकि अभी मैं नवरात्रि में पार्टी करके आया, मैं सोया नहीं, सो यू कैन सी एक्नेज ऑन माई फेस. सो see again, sleep pattern, stress, everything is and late night eating. in नवरात्रि 3 बजे हम लोग गरबा करके मस्त कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर केन जूस एंड मिल्क शेक्स पीते हैं. सो it shows. So मैदा is something that really
वो ग्लूकोज स्पाइक्स करते हैं. अच्छा. ठीक है. सो ये सिंपल कार्ब्स आपको खाने से इमीडिएटली ग्लूकोज स्पाइक कराता है. सो ट्राई अवॉइड मैदा एंड कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू मोर होल फूड्स. ओके, सो ये तो 5 ऐसे बहुत बेसिक एलिमेंट्स हो गए जो डाइट में होते हैं. आई एम सो ग्लैड कि आपने सबसे बेसिक चीज़ें बता दी. यूजुअली कई बार लोग बात करते हैं बहुत रेयर चीज़ों की. नाउ अनदर थिंग इज, अब थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में ना, पहले इतना नहीं था बट अब स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इन 2 चीज़ों का ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है. डज एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑल्सो इफेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? 100%. और ये तो प्रूवन है. मतलब इसका पूरा साइकिल बना सकते हैं कि आपने स्मोक किया तो यहाँ से आपका स्मोक में से ये निकला, ये केमिकल्स निकले जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बोलते हैं, ROS जिसे बोलते हैं. ये ROS जाके आपको लिवर को डैमेज करेगा, ओवरी को डैमेज करेगा. और इसकी वजह से आपके एग्स कम हो जाएंगे, आपका डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का कम हो जाएगा, एंड यू विल हैव ऑल हार्मोनल प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद अदर प्रॉब्लम्स. ओके. अब अगेन वो बात आ जाती है, जब हमने स्मोकिंग और अल्कोहल की बात की तो हम बात करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी एंड एक्सेसिव क्वांटिटी की. डू यू थिंक कि लिमिटेड क्वांटिटी में अगर वुमेन कर रही है तो सेफ है? बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है. आई डोंट थिंक सो. You do not. As a doctor, you do not recommend. I don't think so, because I find it one of the most toughest questions and one of the most stupidest question when someone says that what is the amount of alcohol I can drink. मतलब आप मुझे पूछ रहे हैं कि चलो मुझे जहर पीना है, मुझे एक लिमिट बता दो जब तक मैं पी सकता हूँ. Like, and so lot of times you understand something with alcohol and along with smoking. The issues are one, एक तो आप excessive calories ले रहे हो. ठीक है, यू आर गोइंग टू ऐड दीज कैलोरीज टू यू. सेकेंड, ऑल ऑफ दीज ड्रिंक्स, हम लोग अभी अल्कोहल प्योर तो बहुत कम पीते हैं, कॉकटेल्स पीने हैं, दैट इज सो मच ऑफ शुगर विद मिक्सर्स एंड ऑल. देन दीज अल्कोहल व्हेन दे एंटर योर सिस्टम, ठीक है, आपके लिवर पे इफेक्ट करता है. सो योर लिवर स्टार्ट्स गेटिंग डैमेज्ड. तो उसकी लिवर इज लाइक अ, आपकी बॉडी का वॉशिंग मशीन है जो गंदगी निकाल रहा है, उसको आप बिगाड़ रहे हो. सो वो सारी गंदगी आपकी बॉडी में रह रही है. एंड देन दैट अल्कोहल एंड स्मोकिंग अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. इट अफेक्ट्स, और हमारी बात करें तो ओवरी और टेस्टिस को भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अमाउंट दैट इज सेफ. ठीक है, वो टेक्निकली वो है कुछ ml लेना, ठीक है, और इतने सिगरेट्स पर दिन, ठीक है. आई हैव सीन पेशेंट्स who have not smoked their whole life, or maybe just smoked 3 years in their life during their college days, still end up with lung cancers and issues. And we have seen patients who've smoked their whole life 10 cigarettes a day, but still end up being healthy. Why? Not because तो फिर करो, because हर बॉडी की सेंसिटिविटी अलग है. And you do not know. So the question is, तुम्हारी बॉडी की सेंसिटिविटी कितनी है? और ये जांच नहीं सकते आप कि ये सोचो कि ले ले तो बाद में देखी जाएगी. Exactly. हमारे पास जैसे कपल्स आते हैं ना, तो प्रेगनेंसी के लिए आते हैं, when they are trying for pregnancy, so the wife tells that इनको बंद कराओ ना, he drinks so much, मैं कैसे प्रेग्नेंट होगी, sperm नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है. So and then the husband sometimes asks कि ठीक है चलो सर, मैं 6 महीने के लिए बंद कर दूँ. I'm like, why 6 months? Like, बंद ही कर दो, क्या ही करना है तुमको. Oh God. अब यहाँ पे ना, चलो हमने बात की भाई डाइट की कि 5 ऐसी चीज़ें आपने बताई विच आर अनहेल्दी एंड वुमेन को अवॉइड करनी चाहिए. नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक 3 to 4 or 5 आइटम्स जो बहुत हेल्दी हैं एक वुमेन के लिए, जो अगर वो टाइम टू टाइम कंज्यूम करती रहें, इट प्रमोट्स लाइक गुड हेल्थ, गुड हाइजीन, एंड उनके हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा. So I think one is good form of oils. अच्छा. ठीक है, fat is good for your body. ठीक है ना. So जैसे हमने ऑयल की बात की, तो when you have things like ghee, when you have right pure form of सिंग का तेल, so oils are necessary in good amount and good ones. सिंग का तेल, मूंगफली का तेल अच्छी क्वालिटी का, या देसी घी है. Correct. These are all, so good oil in good quantity helps really regulate your system properly. Okay. Second, of course, is good proteins. Okay. ठीक है, especially vegetarian diets में, जैसे legumes है, कठोर जिसे हम बोलते हैं, चने, different types of चना, काबुली चना, काला चना, ये वो. Also understand chanas and all also come with a lot of carbs along with it, especially in vegetarian form of protein. So a good measured quantity of these things definitely go a long way. So प्रोटीन है, फैट आ गया, फिर कार्ब्स लेने पड़ते हैं. कार्ब्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर योर बॉडी, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स समटाइम्स हेल्प्स.
जिसका डाइजेशन कम है, शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, जैसे कि ज्वार है, रागी है, ऑल दीज थिंग्स रियली रियली गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग. एंड देन you know, some of these so called superfoods, इसके अगेंस्ट वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि क्यों इतनी महंगी चीज़ें खानी है, बट प्रूवन है. जैसे सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देती है, बॉडी की एंटी एजिंग रीजनरेशन में काम करती है. सो आई ऑलवेज, मैं बहुत सारे यंग फीमेल्स एंड फीमेल्स इन फर्टिलिटी, आई आस्क देम टू you know take these different types of seeds. Pumpkin seeds है, sesame seeds है, chia seeds है, watermelon seeds है. इसको रोस्ट करके इसका अच्छा सा मुखवास बना के या whatever बना के दिन में 1 या 2 बार आप कंज्यूम कीजिए. And then of course local produce, you know, I think sometimes that is the biggest thing जो हम मिस कर जाते हैं. local produce as in आपके वहाँ locally source किए गए vegetables, fruits, these things really go a long way in helping you. ठीक है, we try to get these avocados that are made 6 to 12. They are great. I mean, whatever people say, I know that avocados are a great source of food and it's great. एक तो महंगा है, कहाँ से आया है, कितने दिन पहले पैक हुआ है, वो हमको नहीं पता. But at the same time, अगर आप locally sourced food, जैसे जब when you have the seasonal fruits and vegetables आप खाओगे, like for example winters में मूली in Delhi, you know, there's a reason हम मूली के पराठे, तब आप 2 घी चम्मच ज़्यादा भी ले लो, बट यूर हैविंग इट, एंड मूली के पराठे खाते हो, या मूली का ये खाते हो, वो खाते हो, सब्जी बना, सरसों का साग खाते हो आप, राइट, सरसों पालक विंटर्स में, exactly, सरसों का तेल खाते हो आप विंटर्स में, वाई? सो दैट at those points they are all eatables, easily sourced, healthy, right season में, right, वो फार्म टू टेबल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की सीधा फार्म से आया है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया के जंगल से पैक होके आया है. जी, सो दैट्स वेरी ग्रेट एडवाइस आई वुड से कि ठीक है, बहुत बेसिक डाइट है और जो अगर हम ऐड कर लें अपनी डाइट के अंदर तो इट्स गुड फॉर वुमेन. अब आते हैं भाई, बिफोर वी सम अप दिस टॉपिक ऑफ PCOD एंड PCOS, वन मोर थिंग यू टोल्ड, दैट इज कि आपने अभी बाय चांस एक लाइन बोली विच गॉट इन टू माई हेड एंड आई वॉन्टेड टू आस्क दिस. आपने कहा कि अगर मैं बहुत ओबीस होता ना और मैं फीमेल होता तो मेरे को PCOS होता. सो क्या ऐसा भी है दैट गर्ल्स और वुमेन हु आर वेरी मच ओबीज या बहुत ओवरवेट है, उनके PCOD PCOS के चांसेस बहुत ज़्यादा है? वाइस वर्सा भी है. वाइस वर्सा, सो ओबेसिटी, बेसिकली आपको ओबेसिटी है मतलब अगेन आपको डिसरप्शन, बॉडी का कुछ ना कुछ इश्यूज है. हाँ, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की उसकी वजह से, उसमें जो भी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है, फैट कंटेंट आपकी बॉडी का ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको PCOS बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एट द सेम टाइम आपको PCOS हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आ गया, उसकी वजह से आपका फैट बर्निंग कम हो जाता है और आप ओबीज में चले जाते हो. सो इट्स दिस सर्कल. इफ यू हैव PCOS, द टेंडेंसी टू गेन वेट बिकम्स मोर, एंड वंस यू स्टार्ट गेनिंग वेट, द टेंडेंसी ऑफ योर डॉर्मेंट साइलेंट PCOS टू मैनिफेस्ट बढ़ जाता है. ओके, ये बोथ वेज वर्क करता है कि अगर PCOD PCOS है तो आप चांसेस है कि फिर ओबीस या ओवरवेट हो भी सकते हैं विद टाइम. इसीलिए द फर्स्ट मेडिसिन फॉर PCOS हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो है रिड्यूस वेट. ओके, अपने वेट पे वर्क करो, हेल्दी, लाइक योगा, वॉक एंड एवरीथिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज. यस, ग्रेट. सो आई गेस समथिंग वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर एवरी वुमेन आउट देयर. अब आते हैं भाई एक और प्रॉब्लम जो आजकल वुमेन बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, जिनसे ना वुमेन डरने भी बहुत लगती हैं, दैट्स इनफर्टिलिटी. कि यार हमें कंसीव करने में इश्यूज ना आने लगे, जो कि अब बहुत आने भी लगे हैं. यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, आपसे बेटर इस बात को कौन ही जानेगा. तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इज बॉडी क्लॉक रियली अ थिंग? क्योंकि लड़कियों को ना फैमिली वाले, उनकी मदर्स एंड ऑल सबसे पहले ये कहना स्टार्ट कर देते हैं वंस दे आर इन देयर मिड 20s, 24-25 की जैसी एक लड़की होती है कि यार अब शादी के लिए लड़का देख लो, टाइम से सेटल हो जाओ, टाइम से बच्चे कर लो, बिकॉज योर बॉडी क्लॉक इज टिकिंग. सो इज बॉडी क्लॉक रियली अ थिंग या हमने सिर्फ बना दिया? इट्स अ मेड अप. एब्सोल्युटली अ थिंग. इट इज अ थिंग. Unfortunately, yes. A body clock is definitely a thing. It's a very proven science. Understand that a woman is born with certain number of eggs. ठीक है. और वो एक बैंक बैलेंस लेके जन्म लेती है और वो बैंक बैलेंस में फिर एडिशन नहीं होता. Okay. तो उसको फिर वो खर्च
टाइमली करना पड़ता है. सो व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, इट्स दे आर बॉर्न विद सम मिलियन नंबर ऑफ एग्स. ठीक है. बाय द टाइम वो प्यूबर्टी या एडोलेसेंट रीच करती है, वो आधे हो जाते हैं. अच्छा. ठीक है. एंड एवरी मंथ जब उसका पीरियड शुरू होते हैं, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स जो रिलीज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और वो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे अंडे खत्म हो जाते हैं और उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. जब एग्स आर ओवर. करेक्ट. तो सालों हजारों सालों से women are going into menopause. So that itself is a proof that there is a biological clock. ठीक है. एंड व्हाट्स द एज ड्यूरेशन एवरेजली, क्योंकि हर वुमेन की बॉडी अलग है तो सबके लिए डिफर करेगा, बट ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है? सो ऑन एवरेज द इंडियन women menopausal age used to be 51. Used to be 51, which I am 100% sure has come down to 45 to 50, which is a huge number. ठीक है. But the problem is ये आपका end है. मतलब जब तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे. मतलब आप जियोगे 85, बट आपके प्रोडक्टिव ईयर्स कौन से है? तो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स इज करेक्ट स्टिल ओनली इट्स समवेयर अराउंड 20 to 50 or 45. तो वो फर्टिलिटी के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक तो तभी काम कर रहा है, बाकी का तो मतलब ही नहीं है. सो दैट बायोलॉजिकल क्लॉक इज ऑप्टिमम एट एन एज ऑफ 20 to say 35, maybe 38. 20 years से लेके 35, मे बी 37, 38. और हमारे इंडियंस में ना बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग टू द वेस्ट. अनफॉर्चुनेटली हम कितने भी रिलीजियस है, हमारे कितने भी भगवान ने हमको बहुत अच्छा बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं दिया है. सो Caucasian women, as in white women, Westerners, या these breeds, these ethnicities have higher fertility. वो लोग 42, 43, 44 पे बहुत अच्छी तरह प्रेग्नेंट हो रहे हैं अभी भी. We Indians will not. But डॉक्टर यूवी, पहले आपको ऐसा नहीं लगता, लाइक पहले ऐसा देखा जाता था इन आवर ग्रैंड पेरेंट्स एरा कि विमेन बहुत लेटर एजेस तक भी 40, 45, 50 तक भी बच्चे कर रही हैं, 10-12 बच्चे. नॉट रियली. वो उल्टा है, वो परसेप्शन है. उनके बच्चे होना 18 साल से शुरू हो जाते थे. अच्छा. यू अंडरस्टैंड. सो देयर फर्स्ट किड यूज्ड टू हैपन एट 18 to 20 years, तो वो 10 कर लेती थी बाय द टाइम ऑफ 45. हमारा प्रॉब्लम ये हम शुरू 35 पे कर रहे हैं. एंड देन वी आर सेइंग दैट नहीं पुराने जमाने में होता था. बट इंडियन वुमेन की फर्टिलिटी, ऑफकोर्स 20 साल पहले की इंडियन वुमेन की फर्टिलिटी और आज की इंडियन वुमेन की फर्टिलिटी में डिफरेंस है. देयर इज नो डिनाइंग दैट. बट स्टिल दैट कॉन्सेप्ट कि वो 50 साल पे पहले तो देखो आधे लोगों को बर्थ डेट और ईयर पता ही नहीं था. यू कैच होल्ड ऑफ अ 60-year-old एवरेज women walking on the road, half of them will not know their birthday. वो किसी ने कुछ भी लिखा दिया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वन इज दैट वो 50-60 पे प्रीनेचुरल प्रेगनेंसी होने का कॉन्सेप्ट, तो ये एक बहुत बड़ा एक वो हवा में बात करना है. या इट इज लाइक प्लीज, आई मीन आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस. या वो कोई मिरेकल केस हो सकता है कि किसी एक आध का हो गया. एग्जैक्टली. इंडिया में आई थिंक रिकॉर्डेड प्रेगनेंसी विद देयर ओन एग की मैं बात कर रहा हूँ. अभी डोनर एग का ऑप्शन आ गया है तो पीपल आर गेटिंग. अभी कल ही मेरी ओपीडी में देयर वाज दिस मदर इन लॉ ऑफ अ वेरी नाइस पेशेंट हु वाज आर्ग्यूइंग विथ मी कि वो मूसा वाला की मम्मी तो 55 पे प्रेग्नेंट हो गई, अभी न्यूज में आया था. अरे बाबा, बट वो 55 पे उसने 1 IVF करवाया, 2 उसने अंडा डोनर लिया है. ठीक है, उसका खुद का नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है वो. ओके. सो यू विल नॉट गेट नेचुरली प्रेग्नेंट एट 55. और उसके ऊपर केस हुआ, वो तीसरी बात है, क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर ओनली अलाउड फॉर वुमेन टिल द एज ऑफ 50 एंड फॉर मेन टिल द एज ऑफ 55. ओके. तो अगर IVF भी कराना है तो अगर कोई वुमेन 50 के बाद करा रही है, इट्स एन ऑफेंस. इट्स इलीगल. ओह गॉड. सो अब आपने एक ही मिथ तो क्लियर कर दिया दैट बॉडी क्लॉक एग्जिस्ट. ठीक है, बट एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आपके अकॉर्डिंग अब आज के पीरियड एंड आज के लाइफस्टाइल एंड आज की दुनिया को देखते हुए, वी आर लिविंग इन 2025, ऑलमोस्ट एंटरिंग 2026, व्हाट इज द बेस्ट ईयर्स ऑफ अ वुमेन जिसमें उसको कंसीव कर लेना चाहिए? जब वो हेल्दीली कर लेगी उसको कोई इश्यूज नहीं आएंगे. सो अनफॉर्चुनेटली ये आंसर मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल इट्स लेट 20s और अर्ली 30s. सो मेडिकली हम 35 कट ऑफ रखते हैं कि 35 के पहले आप अपना रिप्रोडक्टिव करियर खत्म कर लो. ओके. आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर वुमेन, बट
बट दैट्स नेचर, दैट्स नेचर एंड दैट्स हम बायोलॉजी. कुछ नहीं कर पाएंगे. मतलब आई एम 38, मैंने अभी तक बच्चा नहीं किया है, बट देन सी एट द एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट तो वही होने वाली है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील अभी 33 के पहले कर लो तो बेटर है, या तो फिर अपने एग और स्पर्म्स फ्रीज करा लो. ओके. और डॉक्टर, क्या आपको ऐसा लगा कि पिछले कुछ सालों में, अगेन जैसे हमने पीसीओडी पीसीओएस की बात की थी, कि यू टोल्ड मी यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 15-16 ईयर्स नाउ, दैट्स अ ह्यूज पीरियड. तो आपको लगा इस कुछ वक्त के अंदर इनफर्टिलिटी की केसेस में भी एक स्पाइक आया है? 100%. दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, व्हिच इज अ बिग नंबर. मतलब जिससे अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो 10 में से 3 लेडीज को इनफर्टिलिटी इशू था, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 6 को है? 100%. और क्या रीजन है इस मेजर स्पाइक का? सेम वही सेम चीज है, राइट? लाइफस्टाइल, या एनवायरमेंट इश्यूज, वो तो है ही. Okay. और थोड़े सोशल कॉजेज आ गए हैं, जैसे? यानी कि वन, आवर मैरिज एज हैज grown a little Late further. ठीक Correct. है. पहले हम 20 साल में लड़की की शादी करा देते थे. हाँ. Now women don't get marriage. Well, great. I am to all for it. I am not at all propagating early marriages, but ठीक है. 32, 33, 35 वो होने लगे. Second, divorce rates have increased. हाँ. ठीक है. तो people are coming with second marriages. हाँ. थर्ड, प्रेगनेंसी करने की एज भी इंक्रीज हो गई है. लाइक दो पीपल आर गेटिंग मैरिड एट 25, बट दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एट 25. दे वांट टू फर्स्ट सेटल इन लाइफ, ग्रो देयर बिजनेस, अर्न मनी, एंड देन वांट टू हैव किड्स. सो पैटर्निटी एज भी थोड़ी बढ़ रही है. तो ये सोशल कॉजेज भी है. एक मेजर रीजन इस इनफर्टिलिटी इश्यूज के इंक्रीज का. यस. सो डॉक्टर, आज वी आर टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी, सो मैं कुछ जो मिथ्स हैं और जो मेजरली टॉक्ड अपॉन टॉपिक्स हैं उन पर बात करूंगा. एज वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड नाउ, हर किसी का शादी से पहले कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, हर सेकंड पर्सन का. तो कई बार क्या होता है, गर्ल्स टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शादी से पहले, या फिर एट टाइम्स गर्ल्स ऑल्सो गेट प्रेग्नेंट. वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं शादी से पहले, एंड फिर वो दे गो फॉर अबॉर्शन, चाहे वो पिल्स के थ्रू हो, चाहे वो सर्जरीज के थ्रू हो. क्या इन चीज़ों की वजह से, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने की वजह से, या क्या शादी से पहले ऐसे अबॉर्शंस की वजह से भी इनफर्टिलिटी इश्यूज आगे आते हैं? सो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से कभी भी आप इनफर्टाइल नहीं होंगे. प्रूवन फैक्ट, नो मोर डिस्कशन रिक्वायर्ड. Myth busted. It's a big myth. Abortion, yes. So if you are having abortions, taking abortion pills repeatedly, then it's definitely going to impact your fertility. Okay. And कितना हम expect कर सकते हैं कि ये how dangerous So it is? maybe once you've taken, maybe पूरी twice जिंदगी you में. have taken, it's all right. ठीक है. But if you're taking it very, very, very regularly, it's not going to work. See, the problem is not the pills. The problem is जब भी आपका abortion होता है, मतलब एक पूरा बनाया हुआ बच्चा आपकी बॉडी के यूट्रस से फोर्सफुली निकाला जाता है. हाँ. तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरीज का भी प्रॉब्लम आता है और यूट्रस भी डैमेज होता है ना. ठीक है. एंड फिर उसमें वो हेल्दीली हुआ या नहीं, वो कंप्लीट हुआ या नहीं, वो पिल्स लेती है. आधे लोग किसी को बताते नहीं, मेडिकल स्टोर में से ले लेते. आई हैव सीन विमेन डाई बिकॉज ऑफ पिल्स. आई हैव सीन विमेन गो इन ICU बिकॉज दे हैव टेकन पिल्स regularly or without consulting anyone. I have seen women face gravest of infertility issues because of pills. I have seen women जिनके periods बंद हो गए because they have taken pills without telling anyone and वो incomplete रहा था. I have seen women have pills and then at 7 months realize that they are still pregnant because they thought कि अभी मैंने pill ले ली है, अभी मैं pregnant नहीं हूँ, मेरे pill लेने के कारण period irregular हुए, 6 महीने हो गए, फिर चेकअप के लिए आए, pregnant बच्चा निकला और abort भी नहीं कर पाया because rules will not allow you to do that. God. So these many complications are happening because of pills. So try to, in fact, ये दो contradictory questions साथ में लगो. Pills ना यूज, abortion pills को ना यूज करनी पड़े, उसके लिए contraceptive pills यूज कीजिए. You know, it is like a tod for it. And also safe sex practices because sexual health is so much more important. Exactly. एंड आपने जैसे बताया, क्योंकि ऐसा बहुत बार लोग करते हैं कि जस्ट एक अबॉर्शन पिल ले ली, इतना इजीली मार्केट में अवेलेबल. आई गेस ये तो नो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है. इंडिया में तो आपको जो चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाएगा. यू कैन बाय एवरीथिंग एनीवेयर. एंड ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है व्हेन अ गर्ल इज नॉट मैरिड, तो वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट भी होती हैं डॉक्टर के पास जाने से और एक चेकअप प्रॉपर कराने से. सो दीज पिल्स कैन ऑल्सो, जैसे आपने बताया, बी डेंजरस ऑन देयर लाइफ. आई हैव सीन पीपल डाई. मतलब और एक नहीं,
like in my these 15 years of career, I have seen so many women suffer so badly. I have seen kids lose their mother. I have seen parents lose their daughters because of this. So if I can add 5 चीजें, देखो pills देना बुरा नहीं है, एज इन की जरूरत है, लेनी पड़ी, इट्स मोर सेफर, इट इज एटलीस्ट बेटर देन अमेरिका वेयर अबॉर्शन लॉज आर सो बैड. ठीक है, वी आर इन अ मच बेटर स्पेस एज अ कंट्री. ये 5 चीजों का आप ध्यान रखिए, वॉट एवर नंबर. 1 इज you need to take the pill at the right time. There is a limit. अगर आप 8 weeks से ज़्यादा pregnant हो, pills are 90% not going to work in you. So 1 is that. Second, you need to take the pill in the right dose and in the right manner. वरना it's not going to work. Third, you need to check पहले तो whether pregnancy आपकी यूट्रस में है या नहीं, बिकॉज कभी कभी एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसीज होती है. इसका मतलब एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास करवाइए, उसके बाद देखिए कि उसकी एज टाइम जोन में आप है या नहीं और कौन से डोज में लेना. एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पिल लेने के बाद उसके 10 दिन के बाद वापस जाके एक अल्ट्रासाउंड या गायनेक चेकअप कराए कि पिल की असर हुई है या नहीं. अबॉर्शन हो गया तो पूरा हुआ या आधा हुआ है. Okay. क्योंकि अगर वो आधा रह गया तो वहीं यूट्रस में डैमेज, इन्फेक्शन होके फिर आगे प्रॉब्लम्स होगी. सो ये 5 बेसिक चीजें 15 दिन का काम है. किसी की like don't fall into this trap of shame and everything. There are great gynecologists, young dynamic gynecologists in this world who themselves take MTP pills, will not judge you. And you don't need anyone's permission if you're more than 18. तुमको मम्मी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. इंडियन लॉ इज सो प्रोग्रेसिव इन दिस केस एट मोर देन 18 or whatever age, you have the right to go and take an MTP pill. You don't even need your husband's signature to take an MTP pill. Imagine that. Okay. एंड ये हमारा जो लॉ है, चलो बिफोर कमिंग टू द लॉ, वन मोर क्वेश्चन आई हैव. ये हमने बात की भाई पिल्स की, अब एक बार बात कर लेते हैं ऑपरेटिव जो सर्जिकल फॉर्म में अबॉर्शन होता है. इज दैट ऑल्सो हार्मफुल या वो बेटर है? क्या बेटर है, एक अबॉर्शन पिल लेना या एक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाना? ट्रिकी क्वेश्चन है. 8 वीक से पहले दे आर ऑलमोस्ट द सेम. अच्छा, दोनों का इक्वल इफेक्ट. करेक्ट. बट पिल में ये 5-6 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी. देखो, आप प्रोसीजर करा रहे हो जिसको हम DNC या DNE बोलते हैं. DNE इज द राइट टर्म फॉर इट, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन मतलब उसको निकाल देना. ठीक है. तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें आपको कभी कभी एनेस्थीसिया लगेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, बट वो एक डॉक्टर की गाइडेंस में A to Z प्रोसीजर हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की आ गई है. तो दैट्स इन दैट सेंस इट्स सेफर. ठीक है. 8 वीक्स के पहले, 8 to 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद पिल्स का ऑप्शन ही नहीं होता. उसके बाद तो आप डॉक्टर हैव टू गो फॉर इवैक्यूएशन. ओके. और मल्टीपल इवैक्यूएशन अंडर द डॉक्टर्स गाइडेंस इज ऑल्सो हार्मफुल. अगर हर बार मतलब लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, मेरा फ्रेंड तो गायनेक है यार, तो हर महीने वो आ गई, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके. तो अभी हम बात करते हैं, एज यू टोल्ड लॉ, हमारा लॉ 18 साल के बाद एक वुमेन को राइट देता है कि वो अबॉर्शन करा सकती है, चाहे वो पिल से हो चाहे वो सर्जरी से हो. बट ये कितने मंथ्स तक की प्रेगनेंसी पे अलाउड है? दैट्स व्हाट. सो 8 वीक्स मतलब 2 महीना. 8 वीक्स के बाद कब तक, कौन से मंथ तक लीगली आप करा सकते हैं? लीगली according to today's law you can do it till 24 weeks. That is very complicated. It's around 5 and a half months के आसपास. So 5 months but 12 weeks. So 8 weeks तक आप pills खा सकते हो. हाँ. ठीक है. तो 8 weeks यानी 2 महीने पहले 2 महीने आप या पिल या DNE कराओ. फिर 8 to 12 weeks still safe zone. तो 8 to 12 weeks तक या तो आप पिल खा सकते हो, या तो आप 8 to 12 weeks में पिल्स नहीं खा सकते, सिर्फ इवैक्यूएशन सर्जिकली निकालना पड़ेगा. फिर 12 to 24 वीक्स में ना आप पिल खा पाओगे, ना वो एक दिन की छोटी सी सर्जरी से आपका क्लियरेंस होगा. 12 to 13 वीक्स के बाद आपकी प्रॉपर दवाई रख के लेबर पेन शुरू करके बच्चे की डिलीवरी करवाई जाएगी. और वो बच्चे का भी आपको फिर ऑफकोर्स यू हैव टू, सर्टिफिकेट्स बनते हैं, परमिशंस लगती है, फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, वो बच्चे को भी दफनाना जाना पड़ता है. 16 वीक्स का बच्चा तो जिंदा पैदा होता है. So, मतलब अगर 12 वीक्स हो गए और उसके बाद अ वुमन गोज फॉर अ अबॉर्शन, करेक्ट, तो वो एक तरीके की डिलीवरी होगी पहले. एक तरीके की नहीं, डिलीवरी ही होगी. एंड अ लाइव बेबी विल बी ब्रॉट आउट. सो लाइव यस, सर्वाइव नहीं करेगा वो 2 मिनट
या 2 घंटे में डेथ हो जाएगी उसकी, बट वो लाइव होता है, उसका सर, पैर, बॉडी सब दिखेगा आपको, मूवमेंट्स दिखती है कभी कभी बच्चे की, हार्ट बीट दिखती है ऐसे. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, मुझे वो इमोशनल गिल्ट में नहीं डालना, बट वो मेडिकली जो है वो है, बट वो प्रोसीजर उतना ही बड़ा हो जाएगा जैसे आप 9 महीने में डिलीवरी करते हो. और उसमें सिर्फ गर्ल के डॉक्यूमेंटेशन इज इनफ या उसको किसी और का भी चाहिए? एमटीपी के लिए इट इज इनफ. ठीक है. एंड ऑल्सो कभी कभी अगर आप 20 वीक्स हो गए, 24 वीक्स हो गए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना भी हो, तो आपको फिर उस टाइम पे मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हिस्ट्रोटोमी, जिससे मतलब एक मिनी सिजेरियन कराना पड़ेगा. इमेजिन. ओके. और किस मंथ के बाद हमारी गवर्नमेंट इलीगल बोल देती है? 24th वीक और के कुछ मंथ्स के बाद तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास राइट भी नहीं है करने का. यू विल रिक्वायर साइन फ्रॉम 2 गायनेकोलॉजिस्ट कि ये वैलिड रीजन के कारण कर रहे हैं. कितने वीक्स के बाद होता है? सो ऑलमोस्ट अराउंड 20 वीक्स के बाद, 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद 2 एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का आपको अप्रूवल और कभी कभी तो इफ कॉम्प्लिकेटेड होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, यू नीड कोर्ट्स परमिशन ऑल्सो. सो द गुड पार्ट इज कि एमटीपी लॉज इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है. उसके रीजंस है, बिकॉज हमारे वहाँ लड़कियों को सोनोग्राफी में लोग कहीं चेक करा के आते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं और फिर बच्चे गिरा देते हैं जस्ट बिकॉज कोई रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स अ गर्ल चाइल्ड. और वो काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस रही है इंडिया में, तो उसकी वजह से उसको हम PCPNDT एक्ट बोलते हैं. ठीक है. और MTP एक्ट बोलते हैं. तो इट्स बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, विच इज़ ग्रेट. Now you being a gynecologist डॉक्टर यूवी, हम इनफर्टिलिटी के ऊपर अभी और बात करेंगे, बट शायद इस वक्त इस पॉडकास्ट को बहुत सारी यंग वुमेन सुन रही होंगी हु आर नॉट मैरिड येट. ठीक है, वी डू नॉट से दैट आप किसके साथ इंटीमेट होते हैं, आप किसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, दैट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर डिसीजन. बट एज अ डॉक्टर व्हाट विल यू रिकमेंड देम? बिकॉज अब आपसे बात करने के बाद आई फील दिस इज वेरी सीरियस, क्योंकि ना लोग मजाक में चीज़ें कर लेते हैं. इवन गर्ल्स कंसीव एट टाइम्स, बट इसके लेटर ऑन रेपरकशंस आर, आई फील, आर वेरी सीरियस. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एवरी गर्ल लिसनिंग टू यू राइट नाउ? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली in these times. We've become very independent and we've become sexually autonomous, जिसे हम बोलते हैं, which is great. But we are forgetting certain things which is very important, कि कुछ laws बने थे for some reasons. Right. One is it's great to be sexually active. Never be sexually active and be unsafe. मतलब most of the times problem क्या होती है पता है? Some people feel that अरे we are not going to get pregnant. सेफ्टी और प्रेगनेंसी कंसर्न लीस्ट है मेरा एक्चुअली, बिकॉज लोग ऐसे हर महीने प्रेग्नेंट होते भी नहीं है. दैट इज बाय चांस आप हो जाते हो व्हेन यू आर परसिस्टेंटली डूइंग अनप्रेडिक्टेड इंटरकोर्स. द प्रॉब्लम इन दिस एज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. और उसमें भी हम हमेशा सोचते हैं HIV, बट उसके अलावा देर आर 20 मोर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सिफिलिस, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन, टिक बाइट्स, माइट्स, मतलब एंडलेस. ठीक है. एंड दीज ऑल रिपीटेड HPV इन्फेक्शन, जिसकी वजह से later on in your life you will develop cervical cancer just because you've had unprotected intercourse. One of the causes. ठीक है. So my real good advice here is that one, never ever agree to an unprotected intercourse. क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं that it's a beautiful experience, let's do it without the protection. It's a beautiful experience. मुझे कोई sensation नहीं आता, मजा नहीं आएगा. लोगों ने condoms हजारों साल से, मतलब आई एम एक्चुअली सेइंग हजारों साल बिकॉज देयर वर अदर मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन इनिशियली ऑल्सो. पीपल हैव बीन यूजिंग कॉन्डम्स फॉर एजेस, फॉर years, their lifelong. Do you think they have been unsatisfied? It's a stupid reason. कभी कभी लोगों का ये रीजन होता है कि मुझे फिट नहीं होता, एंड ये नहीं होता, मुझे एलर्जी है. नहीं है तो आप घर जाओ. So you should say कि मुझे unprotected intercourse की एलर्जी है. Second very important thing which is very interesting that you will want to know is there is a concept of PrEP now. So PrEP या PEP जिसे हम बोलते हैं वो है pre-exposure prophylaxis. Western countries में and Indian countries में अभी there are these medicines that you can take, ठीक है, before intercourse or regularly, and you will save yourself from certain HIV and infections such as syphilis or something, जिसे doxy PrEP या ऐसा PrEP. तो ये tablets है.
जो सेक्शुअली एक्टिव मैन एंड वुमेन टेक डेली, ओके, ठीक है, एंड व्हेन दे टेक डेली उनके 90% चांसेस ऑफ HIV कम हो जाते हैं। तो अभी ये नया ट्रेंड निकला है, अरे मैं प्रेप पे हूँ, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको नहीं होगा HIV, बिकॉज हम डर सिर्फ HIV से लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अ बिगर प्रॉब्लम। इवन दो समवन सेज मैं प्रेप ले रहा हूँ या पेप ले रहा हूँ या वॉट एवर XYZ शिट दे आर टेकिंग, यू स्टिल नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज HIV के अलावा वो प्रेप आपको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से या सिफिलिस इन्फेक्शन से या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से या HPV इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ HIV से प्रोटेक्ट करेगा आपको। सो वो भी एक nowadays I have seen so unfortunately I had this young guy he's just 21 years old 2 months back who came to me saying that, you know, I want to get my STD panel done because last 3 times we had unprotected intercourse with XYZ people. We got it done. You really won't believe it. उसका HIV मतलब उसका STD panel में 4 चीज पॉजिटिव थी. And then of course I counseled the person. I said, why? He said, but all of us were taking PrEP. Arey. So please have protected intercourse, 1. Second, take your vaccines. There is vaccine for hepatitis. There is vaccine for HPV infection. ये इतनी अच्छी vaccines है जो आपको protect करती है. Third, always be selective who you're sleeping with. Never fall under the influence. I have seen very commonly young girls and guys, you know, कब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है पता है? When they have intercourse, when they are drunk or have taken some form of drugs, because then they don't know what's happening. Then they are not aware कौन protection use कर रहा है नहीं कर रहा. So when under influence, please avoid it. Be in your senses at least जब आप ऐसा कुछ करो yes. तो I guess very important portion था ये लोगों के लिए. अब coming back to the topic जिसके ऊपर हम initially थे, infertility. Definitely कहीं ना कहीं प्री मैरिटल फेज के अंदर ये सारी चीज़ें, टेकिंग सच पिल्स या अबॉर्शन एंड एवरीथिंग इफेक्ट्स लेटर स्टेजेस में. बट अब चलो जिनकी मैरिज हो चुकी है एंड नाउ द पीपल हु आर फेसिंग इनफर्टिलिटी इशूज, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर यूवी, आपको सबसे ज़्यादा मेजर कॉजेज अब तक क्या अपनी प्रैक्टिस में मिले हैं कि इन रीजंस की वजह से इनफर्टिलिटी इशूज आ रहे हैं? You know, one of course we have already discussed is women. So there are 2 reasons. या तो men में problem होगा या women में problem होगा. So basically for infertility को 3 चीज में हम divide करते हैं, male causes, female causes and unexplained causes, और तीनों equal है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा myth है कि infertility है तो फीमेल को 15 इंजेक्शन डालो, उसको 10 जगह चेकअप के लिए आओ, हस्बैंड आता ही नहीं है और पता चलता है प्रॉब्लम स्पर्म में है. और ऐसा होता है 100%. नॉट ओनली होता है, अगर हस्बैंड फीमेल को लेके आता है तो वेन एवर दे कम फॉर अ चेकअप हम लोग ऑफकोर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि इतने टेस्ट कराते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्यों आपका नहीं हो रहा. तो एक होता है विमेन का टेस्ट, और जब मेन का टेस्ट निकलता है, ही बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड देन आई लाफ एंड टेल देम, तो व्हाई डू यू थिंक शी हैज अ प्रॉब्लम? वो भी तो चल रही है, घूम रही है, खा रही है, पी रही है, you know, so I don't have a problem. So I said, what do you think she has a problem? So they just assume कि fertility because वो कैरी करने वाली है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा आ जाती है. मेडिकली आई अंडरस्टैंड, बट डजंट मीन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैन वहां पे बैठ के बोलता है, अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको निकलता ही. एंड देन यू शुड सी देयर फेसेस. बट एनीवेज, so the point is male factors, female factors and unexplained infertility. Female factors में of course one of the most common causes we have discussed is PCOS, is endometriosis, is PID as in infections, previous history of sexually transmitted diseases, multiple times taking these pills and this and that. These are most common causes. ठीक है. मेल causes and then physical causes. किसी की tubes blocked है, किसी के sexually you know they have other sexual issues combined, as in मेल को erection problems है, इनको vaginismus है, ऐसा कुछ. Then there is male problems. Male problems में again sperm count low होना is the most commonest thing these days because उसका कोई प्रमाण ही नहीं है. Sperm count कम होने से आपको कोई physical symptom, PCOS और ये सब चीज़ों के physical symptoms है, इनके तो कोई physical symptoms नहीं. या तो men की भी tubes blocked हो सकती है. Okay. तो sperm बन रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहे, तो semen count 0 हो जाता है. Okay. And then there is unexplained, where everything is normal, but we are not able to find a cause, but still for years these couples are not able to conceive. Okay. अभी वेरी कॉमन थिंग दैट वी आर सीइंग जो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है इज सेक्शुअल प्रॉब्लम्स.
या तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, मेन में इरेक्शन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या विमेन जिसको बोलते हैं वो टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको हम वैजिनिस्मस बोलते हैं, या उसको इच्छा नहीं हो रही है जिसको हम लो लिबिडो बोलते हैं या हाइपोसेक्सुअलिटी बोलते हैं. दिस हैज बिकम वेरी कॉमन. ओके, सो जैसे भी हम बात कर रहे थे अबाउट इनफर्टिलिटी एंड द कॉजेज बेसिकली रिलेटेड, बट चलो मान लो इन सारे कॉजेज की वजह से एक कपल को अब इश्यूज आने लगे हैं. तो आजकल ना बहुत सारी वुमेन को ऐसा कहा जाता है कि डेफिनेटली योर बॉडी क्लॉक इज टिकिंग, तो आप एक काम करो, थोड़ा अर्ली स्टेज में लाइक इन लेटर 20s और अर्ली 30s अपने एग्स फ्रीज करा लो. वेरी कॉमनली यूज स्टेटमेंट. व्हाट इज एग फ्रीजिंग? इज इट सेफ? नॉट? So basically egg freezing is in a way artificially आप अपना biological clock for reproduction हाँ होल्ड कर सकते हो. अच्छा, ठीक है. जैसे कि अभी आम की सीजन आती है, आई लव हैविंग आम एंड आई वांट टू हैव इट ऑल ईयर थ्रू, बट मिलते नहीं है अच्छे. सो वी फ्रीज आवर एग्स, वी फ्रीज आवर आर्म्स सो कॉल्ड. ठीक है. तो वो हर घर में लोग टमाटर फ्रीज करते हैं, मटर फ्रीज करते हैं. इट्स वेरी सिमिलर. मतलब कि बेसिकली फ्रेश चीज़ों को आप फ्रीज करके रखो तो यू कैन यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली जब आपके एग्स या बायोलॉजिकल क्लॉक का इश्यू है तो प्रॉब्लम क्या है कि एज ऑफ द एग ऑल्सो इंक्रीजेज एज योर एज इंक्रीजेज. जैसे मैंने बहुत इनिशियली आपको बोला, यू आर बॉर्न विद सर्टेन नंबर ऑफ एग. तो आप 35 पे जब प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आप 35 ईयर्स पुराना एग से प्रेग्नेंट हो रहे हैं. आप 25 पे हो रहे हो तो वो 25 वाले से हो रहे हैं. तो अगर आपने एग फ्रीज कराया एट द एज ऑफ 30 तो आपने वो एग उस दिन निकाल के फ्रीज कर दिए. फिर जब आप प्रेगनेंसी डिसाइड करते हो 40 पे कि अभी 40 पे मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो यू कैन यूज एन एग एंड यू स्टिल हैव एन एग विच इज 30 years old. तो उसको फ्रीज करके like it's taken out from the woman's Yes. body. How is it? How it's So that done? is the process of IVF. उसको हम we give them certain hormonal injections और we try to get more eggs. Normally क्या होता है, हर महीने 1 या 2 अंडे निकलते हैं फीमेल की बॉडी से या ओवरी से ओव्यूलेट होते हैं. बट वी ट्राई कि उस दिन मान लो, उस महीने मान लो इफ़ वी कैन 10-15 एग को हम ओव्यूलेट करवाएं और उसको बाहर निकालें एंड देन वी फ्रीज इट थ्रू प्रोसीजर नोन एज एग क्रायोप्रिजर्वेशन. ठीक है. इट इज फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन व्हाटएवर XYZ टेक्निकली. एंड उसको फिर रखा जाता है उसको सालों तक. रखा जाता है. वो लिक्विड नाइट्रोजन में इट कैन स्टे फॉर ईयर्स. इनफैक्ट अभी तो ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्होंने अपने एग्स या स्पर्म्स 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले भी फ्रीज करवाया और वो यूज़ किया है. तो वो जो उनके एग्स होते हैं, दे आर विद द क्लिनिक या दे आर विद द पेशेंट? नो, दे आर विद द क्लिनिक बिकॉज यू नीड टू कीप देम इन द लिक्विड नाइट्रोजन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन द राइट वे, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव. एंड ऑल्सो सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है एग फ्रीजिंग का, कि किसी को लगता है अभी एग फ्रीज करा लिए 30 पे तो जब 36 पे नेचुरली प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगे. ऐसा नहीं होता. व्हेन यू फ्रीज योर एग्स एट 35 या से एट 30 और फिर 35 पे आप मेरे पास आओगे कि डॉक मेरे एग फ्रोजन पड़े, चलो हम मुझे अब प्रेग्नेंट होना है, माई एडवाइस टू इज ठीक है आप 6 महीने ट्राई करो नेचुरली. नहीं होता तो हम वो बैकअप यूज करेंगे. इट्स जस्ट अ बैकअप. इट्स अ बैकअप. तो उस केस के अंदर फिर आप उन फ्रोजन एग के साथ IVF प्रोसीजर हम फ्रोजन एग के साथ व्हाट इज दैट IVF? क्योंकि आजकल ना IVF की भी इतनी लोग बातें कर रहे हैं. IVF क्लिनिक्स आर एवरीवेयर. यू आर एन IVF स्पेशलिस्ट, सो व्हाट इज IVF? So IVF is in vitro fertilization. ठीक है. It is a part of something known as ART, artificial reproductive techniques. ठीक है. जिसमें आता है IUI, IVF, ICSI, surrogacy, donors, TISA, micro-TISA, whatever, PGT, ये वो. ठीक है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना. फर्टिलाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एग एंड स्पर्म्स टू फॉर्म अ बेबी. हाँ. बॉडी में होता है उसको हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मल्टीपल फैक्टर्स बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, आज मेरे हाथ में नहीं है कि तुम्हारी बॉडी का स्पर्म में कहाँ जाके उसको कहाँ रखूँ. वी डोंट हैव दैट सिस्टम. एग निकला है या नहीं, कैसी क्वालिटी के निकला, ट्यूब में अच्छा रास्ता है या नहीं, यूट्रस का एनवायरनमेंट, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं. तो हम क्या करते हैं, सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं. वी टेक द एग्स आउट ऑफ अ वुमेन्स बॉडी, वी टेक द स्पर्म आउट ऑफ अ मेन्स बॉडी, वी फर्टिलाइज इट in a lab, make a baby, grow that baby for 5 days to see how strong the baby is. Sometimes even test that baby कि उसमें Down syndrome नहीं है, उसमें genetic problem नहीं है, and then transfer the healthiest baby back into a woman's uterus. Now जब उसके uterus में transfer होता है तब फिर उस बंदी का काम या उस बॉडी का काम है कि सिर्फ उसको हेल्दी बेबी को एक्सेप्ट कर लो. तो 80% काम बाहर हो गया. ओके. व्हाट्स द सक्सेस रेट अगर हम बात करें ऐसे प्रोसीजर्स की? सो ऑन एन एवरेज IVF success rate ranges from 40 to 60-65%.
depending on the case. Now it could increase also and it could become 20-25% also. अभी सेम हम इतना सारा डिस्कशन कर, कोई बहुत बुरा PCOS, बहुत बुरा एंडोमेट्रियोसिस, या कोई 50 ईयर्स पे आया मेरे पास 48 पे कि अभी मेरे अंडे से मुझे प्रेग्नेंट कर दो और एग फ्रीज नहीं किए हैं, then I don't have good eggs. तो उसका सक्सेस रेट 10% होगा. बट अगर कोई 30-year-old आती है कि यार वी आर ट्राइंग फॉर 1 year डॉक्टर बट एवरीथिंग इज नॉर्मल, रिपोर्ट सब अच्छे, उसका हम IVF करेंगे तो उसका सक्सेस रेट 60-70-80% हो जाएगा कभी कभी. Okay. So basically it depends. It's depend upon बट different एवरेज हम factors. 40 to 60 रखते हैं. Okay. So but ऐसे alternatives पे जाने से पहले like आपके पास अगर एक couple आया मे बी इन देयर मिड 30s 34 35 36 वो आपके पास आया दैट वी आरंट एबल टू कंसीव, हम ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, डू यू डायरेक्टली सजेस्ट देम कि यार आप IVF या ऐसी कोई टेक्निक यूज करो, या आपके क्या पहले वो होते हैं उनको नेवर नेवर. सो द फर्स्ट थिंग इज यू ऑलवेज मेक देम नेचुरली ट्राई. वी डू अ गाइडेड ट्रायल. उसका ओव्यूलेशन अल्ट्रासाउंड से ट्रैक करते हैं. ठीक है. वो जो ब्लाइंड तीर हम मार रहे हैं वो बंद कर देते हैं. ठीक है. हम उसको बुलाते हैं. वी ट्राई टू सी कि उसका एग बन रहा है या नहीं. पहले तो स्पर्म काउंट सब रिपोर्ट्स ठीक है. हाँ. वही प्रॉब्लम है तो आप कितना हजारों साल ट्राई कर लो, नहीं होना है. किसी का स्पर्म 0 है तो ठीक है. सो 1 एग बन रहा है या नहीं, फिर किस दिन वो एग रिलीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप एग रिलीज हो रहे हैं उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद रिलेशन रखोगे तभी प्रेग्नेंट होने वाले हो. एग रिलीज आपका सोमवार को और आपने रिलेशन 10 दिन के बाद रखने शुरू किए, यू नॉट गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. सो वी ट्राई टू डू समथिंग नोन एज टाइम्ड इंटरकॉर्स. टाइम्ड इंटरकॉर्स मतलब राइटली टाइम्ड इंटरकॉर्स, कि किस दिन मैक्सिमम चांस है आपको प्रेगनेंसी रहने का. कभी कभी यही काम आ जाता है. यू नो द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन बिजी जॉब्स, हस्बैंड हैज अ ट्रैवलिंग जॉब, वो महीने के 5-6-10 बार इंटरकोर्स तो कर रहे हैं बट ओव्यूलेशन पीरियड में नहीं कर रहे. तो उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो, पीपल गेट प्रेग्नेंट. नहीं हो रहा, जैसे PCOS का प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, पीरियड्स आ रहे हैं बट अंडा ही नहीं बन रहा, सिंपल 5-6 मेडिसिन उसको दो, 6 months उसके साथ ट्राई कराओ, हो जाता है. कभी कभी हम टेस्ट करते तो पता चलता है ये फीमेल की ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, तो कैसे प्रेग्नेंट, स्पर्म और एग मिल ही नहीं रहे, वो ट्यूब खोल दी, वो प्रेग्नेंट हो जाता है. हार्मोन प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, बहुत ज़्यादा थायराइड है, डायबिटीज़ इश्यूज़ है, प्रोलैक्टिन के इश्यूज़ है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया, वो प्रेग्नेंट हो जाता है. कभी कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल बंद करवाया, शुगर बंद करवाया, डेयरी बंद करवाया, वर्कआउट शुरू करवाए, 6 months में प्रेग्नेंट हो जाते हैं. वेट लॉस करवाया, पीपल गेट प्रेग्नेंट. So that's the first step, until unless major reasons ना निकले हो. Second step is either you do an IUI or an IVF. If that also doesn't work, we do things known as advanced IUI and IVF. Advanced IVF में फिर एम्ब्रियो टेस्टिंग होता है कि एम्ब्रियो सब जेनेटिकली नॉर्मल आया है या नहीं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो रही है या नहीं. उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, 10-10 बार IVF करवाए, 15-15 बार किसी के मिसकैरेजेस हुए हैं, देन दे ऑप्ट फॉर समथिंग नोन एज सरोगेसी, जिसमें अंडा और स्पर्म आपका होता है बट यूट्रस किसी, जिसमें यूट्रस प्रॉब्लम्स है जिस फीमेल में, मान लो जिसका पीरियड ही नहीं आता, यूट्रस पूरी तरह डैमेज है बिकॉज उसने 15 बार यू नो अबॉर्शन पिल्स ले ली और अभी यूट्रस पूरा बिगाड़ दिया है, या किसी को यूट्रस में बहुत बड़े बड़े गठान हैं, या किसी को कैंसर है यूट्रस का और उसका यूट्रस निकाल दिया है. देयर आर विमेन हु आर बॉर्न विदाउट यूट्रसेस, जिसको हम MRKH सिंड्रोम बोलते हैं. तो वैसे विमेन को फिर सरोगेसी करवाते हैं. एंड देन इन द एंड मान लो किसी का बायोलॉजिकल क्लॉक 20 पे ही खत्म हो गया, किसी का 25 पे ही खत्म हो गया, वो 35 पे मैरिज करेगी, अंडे ही नहीं है या स्पर्म काउंट 0 है, तो उसको डोनर एग या डोनर स्पर्म के साथ भी कराते हैं. तो दीज आर ऑल ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस ऑन द टेबल. अब इसके बीच में ना अगेन डॉक्टर यू यूज्ड अ टर्म जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिसकैरेज. कि कई बार एक वुमेन का मिसकैरेज हो जाता है, उसने कंसीव तो कर लिया, शी गॉट प्रेग्नेंट, बट नॉर्मली हेल्दी केसेस में भी मिसकैरेज हो गया, और कई बार वुमेन में मल्टीपल टाइम्स भी ऐसा हो जाता है, नॉट जस्ट वंस, 2-3 बार ये हो गया. सो व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन ऑफ मिसकैरेजेस इन वुमेन एज पर यू एज अ गायनेकोलॉजिस्ट? So proven one of the most common causes of miscarriage is abnormal children. So genetically abnormal pregnancy. अच्छा. सो उसमें क्या होता है, जब एग और स्पर्म इकट्ठा होकर जो बच्चा बनाते हैं, उसका फॉर्मेशन में प्रोसेस में, पैकेजिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो या वो बच्चे का जेनेटिक्स वीक या एबनॉर्मल होता है. ठीक है. और वो बॉडी इज सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम कि वो उसको रिकग्नाइज कर लेती है और वो उसको ग्रो ही नहीं होने देती.
And the baby dies. and the baby dies and you miscarry, and most of the time second time ऐसा नहीं होता. ठीक है. So naturally also most 100 pregnancies में से 10 से 15 first pregnancies miscarriage में जाएगी ही जाएगी. It is a law. It's like a nature's thing. Okay, so इसमें कुछ बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है. Once, first time. और वही लोग में से 80% ऑफ द टाइम सेकेंड टाइम उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्योंकि बिकॉज बहुत सी मैंने ऐसी वुमेन देखी हैं आफ्टर देयर फर्स्ट मिसकैरेज अगर ऐसा होता है वो इतना डिप्रेशन वाली स्टेट में चली जाती है उनके साथ. So we need to counsel them. One. Second, also other reasons of miscarriage, कभी कभी अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है ना, आपने कोई चेकअप्स करवाया है ना, आपके हार्मोन कंट्रोल में, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं. आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो लोग प्रेग्नेंट होके आते हैं और बोलते हैं डॉग आई एम वेरी वरिड. आई एम लाइक व्हाई. लास्ट मंथ वी वेंट टू बीजा, हम लोग हिमाचल घूमने गए थे, हम लोग थाईलैंड गए थे, हमने तो इतना दारू पिया, इतना स्मोकिंग किया है, हमने ये ट्राई किया वो ट्राई किया, एंड नाउ व्हाट टू डू. You can't do anything. Most of the time these end up in miscarriages because इतना abuse हो रहा होता है बॉडी का. हाँ. ठीक है. सो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर 3 months बिफोर और 6 months बिफोर आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाए. देन इट विल फॉलिक एसिड शुरू कर दो, मल्टीविटामिन शुरू कर दो, तब आपके मिसकैरेज के रिस्क कम होंगे. बट अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे, 2 बार हुए, 3 बार हुए, then you need a proper fertility specialist because वो complicated है. उसमें फिर there is a battery of tests, genetic test, hormonal test, physical test, ultrasounds. All these things are done before you try to carry a pregnancy. I have seen a lady who had 11 miscarriages. God. 11, imagine. और अल्टीमेटली उसको नहीं ही रुका प्रेगनेंसी, फिर उसकी सरोगेसी करनी पड़ी, एंड नाउ शी हैज अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल. So Doc, before we talk, move towards the conclusion of the podcast, but one thing I would like to know is that what are those few things, especially in diet or in lifestyle, जो एक pregnant woman को खास करके avoid करनी चाहिए. You have conceived a baby, आप pregnant हैं 2, 3, 4 months जो भी है, क्या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए as per a gynecologist? नहीं खाओ, नहीं पियो, नहीं करो. See, there are no specific things which are like absolutely a no-no. ठीक है, everything in moderation is okay. ठीक है. Now, technically हम लोग पहले few months of pregnancy में बोलते हैं कि please avoid papaya and pineapple. ठीक है. Because these like raw papaya, pineapple, अभी raw, unraw papaya आपके घर पे आया नहीं, it becomes difficult to know. So we just ask them to avoid. Why? Because they have these enzymes जो आपको abortion के enzymes गिने जाते हैं, और वो एक मात्रा से बढ़ गए बॉडी में तो आपका abortion हो जाएगा. ठीक है. So one is that. Second, I think more than diet, what I would advise is कि there is keep a limit to your calories. लोगों को लगता है मैं प्रेग्नेंट हूं तो अभी सब खाने लगो, 2 लोगों का खाने लगो, 4 लोगों का खाने लगो. घर में पहले उसको कोई पूछता भी नहीं होगा, फिर उसको 4 मील्स आ जाएंगी, एंड देन हर वेट पहले ही 3 महीने में उसका 10 किलो वेट बढ़ जाएगा. इफ यू हैव एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यू विल एंड अप विद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी एंड फ्यूचर. बेबी का ग्रोथ, कभी कभी ओवर अनहेल्दी डाइट लीड्स टू लेस ग्रोथ ऑफ द बेबी. लोगों को लगता है इसको खिलाओ, इसको ऑयल दो, घी दो, शुगर दो, मिल्क दो, बेबी 4 किलो का आएगा, उनका बेबी 1.5 किलो का आता है. ठीक है. सो वन इज दैट हैव अगेन गुड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, have right form of protein is very important. And I always tell this to mothers. लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं बच्चे के लिए मुझे खाना है, बच्चे के लिए मुझे. अंडरस्टैंड वन थिंग, बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा पैरासाइट है. आज मैं और आप 5 या 6 साल के थे, मम्मी की तबीयत बुरी थी, हमको फिर भी सुबह बॉर्नविटा चाहिए था, नाश्ता चाहिए था, खाना चाहिए था, वो बेचारी कर ही रही थी. सेम इज विद प्रेगनेंसी. तुमने खाया नहीं खाया, तुम दिन की 6 बार वॉमिटिंग कर रहे हो, दिन में तुमने 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाए हो, या आपको बुखार है, वो बच्चा ऐसा बोलेगा कि आज के दिन मेरी ब्लड सप्लाई बंद कर दो, चलेगा, आज मुझे नहीं चाहिए एनर्जी. वो तो दैट बेबी इज गोइंग टू सक एवरीथिंग आउट ऑफ यू. सो आपको जो खाना है, हेल्दी रहना है, वो आपके लिए रहना है. देयर आर लॉट ऑफ दीज फीमेल्स वो बोलते हैं यार सर प्रेगनेंसी के बाद तो मैं बूढ़ी लगने लगी, वो मेरी पूरी आई हैड सच अ ग्रेट फिगर एंड आई हैड ग्रेट स्किन, आई यूज्ड टू लुक सो गुड, आई वाज 25 years old and now I look 55 years old just after one pregnancy. मैं आंटी बन गई, whatever XYZ. That's because you've not taken care of yourself. Have right protein, increased amount of protein. non-veg खा रहे हो, please have your chickens, have your eggs, have your fish. veg खा रहे हो, आपके legumes रखो, good diet रखो, supplements.
any form of diet is not enough. Have your omega, have your iron, calcium, folic acid, B12, magnesium, everything if you want. It helps you. Beetroot, carrots, turmeric, these are all amazing antioxidant diet. Pomegranates, include that in your food. And at the same time, exercise during pregnancy. Do your physiotherapy, yoga, meditation, mental health, have your right sleep. And then your pregnancy is going to be amazing. You can have all. I have one of my pregnant patients, Navratri just khatam hui hai. She actually did Garba with me. Wow. And she has twins. Wow. And she had problems. But push yourself. So that is a great advice, I guess, for every woman who is carrying a baby or about to carry a baby. अब डॉक्टर यूवी, आपका अगर हम आपकी सोशल प्रोफाइल पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, तो अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जब आप बच्चों को डिलीवर करके लाकर फैमिलीज़ को देते हैं. अब डेफिनेटली उनमें से ज़्यादातर फैमिलीज़ वो होती होंगी जो बहुत वक्त से एक बच्चे के इंतज़ार में हैं, वो चाहते हैं ऐसा हो. एंड हमने देखा है वो बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं उन फैमिलीज़ के. पेरेंट्स आर क्राइंग, ग्रैंड पेरेंट्स आर क्राइंग. कैसे होते हैं वो मोमेंट्स उस वक्त व्हेन यू एक्चुअली डू इट? You know, it's funny. I think, you know, sometimes आपका जॉब या आपका काम मोनोटोनस हो जाता है. You know, you tend to get into this circle कि अभी क्या नया है. I think these things keep me going. I think I look forward for that moment जहाँ पे I'm giving this, and especially infertility के बाद, मतलब लोग सालों से इतनी कोशिश कर रहे हैं. Precious moments है. कभी कभी फनी मोमेंट्स भी आता है, कभी कभी यू गेट एंग्री ऑल्सो, समटाइम्स द रिएक्शंस आर लिटिल वियर्ड ऑल्सो, बट आई थिंक दैट्स इट. यू नो, मुझे अभी आई वॉज इन सम इंटरव्यू एंड दैट द इंटरव्यू वॉज टेलिंग मी दैट यू नो यू हैव लाइक a first screen vision to what's going on in the society. And it is so true. मैंने ये सोचा नहीं था, but I really come to know कि ये ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. मतलब मैंने ये ट्रेंड देखा है जहाँ पे लोगों को एक ही बच्चा चाहिए था. They didn't want second kids. To cut COVID coming, now people want 2 kids. People are moving from large family. So when I was studying, लोगों की बड़ी families होती थी. फिर एक फेज आया जब लोगों को न्यूक्लियर और छोटी फैमिली चाहिए थी. अभी वापस वो फेज आ रहा है जब लोगों को 2-2, 3-3 बच्चे चाहिए बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड ऑल. वो मेल फीमेल की खुशी, किसी को बच्ची हुई तो खुशी हुई, किसी को बेटा हुआ तो खुशी हुई, किसी को बेटी हुई, बट वो दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल. अभी थोड़े टाइम पहले आई हैड दिस फैमिली, ठीक है, इट्स ओके, बट so I presented or I gave them their baby girl and the husband was very happy and the sass was like ठीक है कोई बात नहीं. वो it was a very small reaction but वो मुझे catch हो गया. but वो दिख जाता है in the tone and the body language. तो they were happy, they were celebrating, वो सब हुआ, but वो एंड मेरे दिमाग में से कोई बात नहीं, मतलब क्या आज तक वो कोई बात नहीं, कोई बेटा आया है तो किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई एम लाइक ओके. And then, you know, बट मैंने आपकी एक वीडियो ऐसी देखी थी इन विच आप एक बेबी गर्ल को ही लेकर आए थे, आपने उस फैमिली को दिया एंड एवरीबडी वाज क्राइंग. आई गेस उस डॉटर के जो बेबी गर्ल हुई थी उसके ग्रैंडफादर, आई गेस ही वाज थैंकिंग यू, क्राइंग एंड थैंकिंग यू सो मच कि थैंक यू डॉटर. तो एक ऐसा केस भी देखा है जहाँ बेटी होने पे इतनी ज्यादा खुशी देखी है. नहीं, वो तो बहुत चेंज हो गया है. आई थिंक वो हजारों हंड्रेड्स में एक ऐसा आता है जहाँ पे तुमको दिखता है कि दे आर नॉट हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इतने सालों के बाद कोई, और अभी तो देयर आर सो मेनी पीपल जिनको एक्चुअली दे लुक फॉरवर्ड. आई कैन सी देम सेलिब्रेटिंग. मैंने ये भी देखा है कि बेटा आया और वो लोग नहीं खुश थे कि उनको बेटी चाहिए, उनको बेटी ही चाहिए थी. ऑफ कोर्स नहीं खुश थे इज अ बिग वर्ड, बट they were like अगर बेटी होती तो blast and they were all मतलब रेडी. इतना मैनिफेस्ट करके आए थे कि कपड़े, सेलिब्रेशन की मटेरियल सब बेबी का ही था. मतलब they were so sure कि हमको बेटी ही चाहिए. किसी की फैमिलीज में जनरेशन में बेटी नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ, they want, it's just a choice. we'll respect that. but वही जैसे you said कि I have seen, मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए जिन्होंने मुझे बोला है कि यू नो वी वर रेडी टू कमिट सुसाइड. मतलब ये लेवल का प्रेशर था, और फिर उससे ये टर्न आना और उनकी ज़िंदगी में ये देखना, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हम इतना इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी और बच्चों को सोसाइटी में क्यों देते हैं. एज इन इतना प्रेशर कपल्स पे हम डाल देते हैं. एंड आई गेस कपल्स में यहाँ पे आज भी चाहे हम कितना ही प्रोग्रेसिव खुद को मान लें, बट वो सबसे ज्यादा प्रेशर उस वुमन पे ही होता है 100% कि अगर वो 30, 36 लाइक 35, 36 तक
प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और शादी के 3-4-5 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से वो इतनी प्रेशर अप हो जाती है कि यार अगर वो बेबी ना करे तो उसको लगता है वो कोई क्रिमिनल है कि वो कुछ ऐसा करे। 100%. You know, मैं if I can, ठीक है, I'll try to be discreet. I have had a couple जिसके मतलब almost 15-16 years of marriage and they were not able to get pregnant. They had 6 to 7 IVFs done, failed, and they have told me this. मतलब इतना रोए थे वो, and they have told me कि डॉक we had decided, एक दिन हमने रात को दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था, वी आर टायर्ड ऑफ आंसरिंग टू आवर फैमिली, वी आर टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, पता नहीं क्यों अभी बच्चा इतना इंपॉर्टेंट हो गया बट अभी हम नहीं झेल पा रहे। वो दोनों ने 2 बेडरूम के पंखे डिसाइड कर लिए जहाँ पे वो दोनों लटकने वाले थे, उन्होंने चद्दर डिसाइड कर ली, साड़ी या वॉट एवर, कि ये तुम यूज़ करना, ये तुम यूज़ करना, और हम दोनों ये रूम में विल हैंग आवरसेल्व्स। एंड वो जब तुम सुसाइड करने वाले होते हो, आई थिंक उनको लगा कि हम अपने 5-6 फैमिली के साथ एक बार आवाज़ सुन ले प्यार से, जो भी हमारे क्लोज्ड है। तो उन्होंने 3-4 लोगों को फ़ोन किया, उसमें वन ऑफ देयर पर्सन वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड। तो आज लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड का मुझे कॉल आएगा, मुझे आवाज़ से पता चल जाएगा कि आज उसका मूड अच्छा नहीं। गॉड ब्लेस दैट फ्रेंड कि उसको लगा कि ये दोनों का आज मूड अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 5 मिनट में उनके घर पे पहुंच गया। और इनका टाइम सेट था सुसाइड करने का 9-9:30 बजे, और वो आया एंड वो जा ही नहीं रहा था। एंड देन ही सेड समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। उन्होंने बोला कि हम थक गए हैं ये वो। तो उसने बोला तुम कल मेरे डॉक्टर, उसने भी IVF करवाया था, लाइक कल तुम मेरे, दे सेड वी हैव डन एवरीथिंग, मुझे हमको नहीं करना कुछ, लाइक आप लाइक लीव इट। सेड नहीं यू कम। फिर वो गया और वो हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो कल सुसाइड कर लेंगे, अभी वो इतना बोल रहा है तो। एंड देन दे फॉर्चुनेटली केम टू मी एंड देन दे कंसीव, दे हैव ट्विन्स नाउ। एंड जब ये सब खत्म हो गया, उन्होंने मुझे जब मिलने आया तो मुझे ये बात बताया, एंड आई वाज like imagine the pressure on that couple, and I can only imagine कि अगर हम successful नहीं हुए होते by God's grace, what would have happened. At the same time I have had this super royal family जिसको लोग ऐसे royalty की तरह treat करते हैं, और है actually वो, उनको देख के educated, मतलब उनके गांव है जो उनको ऐसे खम्मा घड़ी and whatever XYZ, I also come from a Rajput family, but and when I delivered that lady's, cut the long story short, baby, that girl cried, matlab alag level cried. I said something is wrong. Next day I asked her, I said I know you are emotional, but is everything all right? She said my sas has spoken to me yesterday after 8 years. ये रॉयल फैमिली की हम बात कर रहे हैं। She said 8 साल के बाद मेरी सास ने मेरे साथ बात की है, just because I was not able to give a kid to this family. और अब बच्चा जब 8 साल बाद दिया है तब उन्होंने बात करी। And that same सास next day came to meet me with sweets. She's such a powerful lady. And you'd speak to her, मतलब आपको कभी, she runs multiple businesses. I was just wondering when she was sitting in front of me that like ये एक टाइम पे तो मुझे लगा ये झूठ बोल रही है क्या, like can this really be possible in this house? But that's the story of life. You can never tell. आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है अंदर। Never. And actually में लोगों ने बच्चे को इतना बड़ा एक वो बना दिया है इशू हमारी सोसाइटी में, that it's a big pressure for especially women, I feel. And इसीलिए I guess बहुत early age से उनके ऊपर ये pressure built होना start कर दिया जाता है। जैसे they are 24-25, पहले अपनी फैमिली में कि जल्दी शादी करो, फिर शादी होने के बाद दोनों फैमिलीज से कि अब बच्चा करो, और अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो फिर और ज़्यादा कभी तो हस्बैंड के थ्रू भी एंड फैमिलीज के थ्रू भी। And no one ever talks about their mental health in this country. Never. And the amount of pressure, और सोचो ये हार्मोन्स जो बेचारी लेती है, सबसे ज्यादा तो आई गेस ये आपका प्रेशर ही गड़बड़ कर देता है। शायद कुछ अच्छे चांसेस होंगे भी सही, आपने वैसे ही खराब कर दिया। So anyways, God, but I feel today's discussion was very, very, very helpful and beneficial for every woman out there. Before हम इस पॉडकास्ट को आज के वाइंड करें, डॉक्टर यूवी कुछ एडवाइस जो जितनी भी आज फीमेल आपको सुन रही हैं एंड ऑल्सो जितने भी मैन आपको सुन रहे हैं, पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो चाह रहे हैं कंसीव करना, कपल वो आपको सुन रहे हैं, सबको जो आप एडवाइस देना चाहें। I think especially for women and people around them, I think we have seen this generational change in the world, जहाँ पे एक औरत ने हमेशा पहले पेरेंट्स को दर्जा दिया है, शादी के बाद सास ससुर को दर्जा दिया है,
फिर पति को दर्जा दिया है, फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को दर्जे दिए हैं, उसके बाद ग्रैंड किड्स को दर्जा दिया है. You know, I always wonder where in this whole spectrum has come a point where this lady has prioritized herself, and it never comes. You know, I have had so many times grandmothers, mothers bring kids to me, and I can see that there is some problem in her. And I sometimes turn and ask her, when is the last time you've done a checkup? And she doesn't remember. So I think for women, I really, really feel it's time that, you know, you really prioritize yourself first. You know, please put yourself first there, and then everything falls into place. It is so important. And for family members, please don't take women's health for granted. Women health is least in the priority of family. मतलब पहले एजुकेशन आएंगी, फिर मम्मी पापा के हेल्थ आएगा, फिर बिजनेस आएगा, फिर प्रॉपर्टी आएगी, मतलब गोल्ड आएगा, सब कुछ आएगा. वो विमेन हेल्थ आती ही नहीं है. एंड आई गेस वो सबसे इम्पोर्टेंट है. जिस घर की विमेन इज हेल्दी, जिस घर की फीमेल्स आर हेल्दी एंड दे आर साउंड, आई गेस अपने आप वो घर बहुत प्रॉस्पर करेगा. सो आई जस्ट वांट टू, इन द एंड, आई जस्ट वांट टू एंड फॉर every child who is watching, think when you took your mother last for a checkup. For every husband who is watching, you think your wife requires some form of medical help or a checkup. And when was the last time you asked that they are healthy enough and do they feel physically fine? If not, it's time for you to ask that question, prioritize themselves. And I think we'll be in a much better space. That's, I guess, the best advice someone can give to women and people associated with women. Yeah. Thank you so much, Dr. Yui. It was a great discussion. बहुत मज़ा आया. कुछ बहुत important topics पे हमने बात की. Guys, I really hope आपको आज का हमारा discussion meaningful लगा होगा. Dr. Yui से women के around, pregnancies के around, fertility के around, कोई भी और questions आपके mind में हो, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना. डेफिनेटली हम डॉक्टर यूवी का एक और बार टाइम ज़रूर लेंगे, एक और एपिसोड के लिए उन्हें बुलाएंगे, एंड तब हम उनसे और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे. वी रियली लुक फॉरवर्ड, डॉक्टर यूवी, टू हैव यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग डिस्कशन, सच अमेजिंग नॉलेज. गाइज, आई रियली होप आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो. अगर सच में अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा आपको लगा. पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना. एंड जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइज. जल्दी आएंगे एक नए अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.